पार्थ अचानक अपनी आंखें खोला और अपना सिर उठाया और महसूस किया कि वह एक अंधेरे टूटे हुए कमरे में था। दीवारों पर हर जगह दरारें थीं और वह दरवाजे के अंदर बंद था। पार्थ को दरवाजे के दूसरी तरफ किसी की बात करते हुए आवाज सुनाई दी। भाई नयन, वह सिटी लॉर्ड का इकलौता बेटा है। सिटी लॉर्ड उससे बहुत प्यार करते हैं, भले ही वह बेकार है। अगर सिटी लॉर्ड को इस बारे में पता चल गया तो हम मारे जाएंगे। कमरे के बाहर दो व्यक्ति खड़े थे, जिनमें से एक का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। यह स्काई सिटी का एक सुनसान जगह था। सामान्य दिनों में यहां कोई नहीं आता। डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, यहां तक कि सिटी लॉर्ड को भी नहीं। इसके अलावा जब हम इस व्यक्ति का खून पी लेंगे तो हम तुरंत स्काई सिटी छोड़ देंगे। सुमेर, मुझे पता है कि तुम अपना पूरा जीवन एक बेकार व्यक्ति के रूप में नहीं बिताना चाहते। नयन ने चेहरे पर क्रूर भाव लिए हुए सुमेर से कहा। नयन की बात सुनने के बाद सुमेर के चेहरे पर चिंता का भाव गायब हो गया और यह तुरंत उसी क्रूर भाव में बदल गया जो नयन के चेहरे पर था। हमारे लिए कोई वापसी नहीं है। सिटी लॉर्ड ने अपने इकलौते बेटे पर बहुत पैसा खर्च किया है। जब से वह पैदा हुआ है उसे कई गोलियां खिलाई गई हैं, लेकिन वह अभी भी ऊर्जा आधार क्षेत्र के पहले स्तर पर है। अगर वह गोलियां हमें दी गई होती तो हम पहले ही ऊर्जा सागर क्षेत्र में पहुंच चुके होते। यहां तक कि मूल कोर क्षेत्र तक पहुंचना असंभव नहीं होता। उस पर वे गोलियां व्यर्थ चली गईं। उसे हमें उसका आनंद लेने देना चाहिए। चलो 3 दिन और इंतजार करते हैं। जब सफाई की गोलियां उसके शरीर की सारी अशुद्धियां धो देगी तो हम उसका खून पिएंगे और अपनी ताकत बढ़ाएंगे। उसके बाद हम तुरंत चले जाएंगे। नयन ने चेहरे पर क्रूर मुस्कान के साथ कहा। दोनों के बीच की बातचीत पार्थ ने सुन लिया, जिसका इस दुनिया में पुनर्जन्म हुआ था। अपने पिछले जीवन की यादों को आत्मसात करने के बाद पार्थ के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। मेरा खून पीने का सपना देख रहे हो? तुम मेरा खून पी भी नहीं पाओगे। अपनी यादों को खंगालते हुए पार्थ को पता चला कि बाहर खड़े 2 लोग कौन थे। वे सिटी लॉर्ड की हवेली के गार्ड थे। क्या उन्होंने वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया था? क्या वे पार्थ को मारने और उसका खून पीने का सपना देख रहे थे? पार्थ को कभी घबराहट महसूस नहीं हुआ। अतीत में महान संत के रूप में वह अनगिनत खतरनाक कष्टों से गुजरा था। इसके अलावा उसके शरीर में अशुद्धियों को दूर करने के उद्देश्य से उसे जो सफाई की गोलियां दी गई थीं, उसे प्रभावी होने के लिए अभी भी 3 दिनों की आवश्यकता होगी। 3 दिन वह उसके लिए वापस लड़ने का अवसर होगा। बाहर खड़े 2 गार्डों को नजरअंदाज करते हुए पार्थ ने अपने शरीर का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। अपने शरीर में बड़ी मात्रा में गोलियों को महसूस करके वह तुरंत उत्साहित महसूस करने लगा, जो उसके पिता ने उसे बचपन से ही दिए थे। इस शरीर का पिता अपने बेटे को अच्छी गोलियां खिलाना जानता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसके बेटे का शरीर उन्हें अवशोषित नहीं कर सकता। सभी गोलियां इस शरीर में संग्रहित थीं और जल्द ही या बाद में कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन मेरे लिए यह शरीर अद्भुत है। पार्थ अपने चेहरे पर मुस्कान लिए वहां बैठा था। वह एक महान संत हुआ करता था। उसके लिए इस शरीर के भीतर संग्रहित गोलियों को अवशोषित करना एक केक का टुकड़ा था। बाहर के इन 2 गार्डों ने मुझे सफाई की दवा भी खिला दी। हालांकि यह कमजोर है, लेकिन इस शरीर के लिए इसके लाभ बहुत बड़े हैं। इस शरीर में संग्रहित सभी गोलियां अब मेरे द्वारा अवशोषित कर ली जाएंगी। कुछ देर तक अपनी याददाश्त को खंगालने के बाद पार्थ को एक ऐसा तकनीक याद आया जिससे गोलियों से ताकत हासिल की जा सकती थी, और उसने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे ही पार्थ ने इस तकनीक का उपयोग करना शुरू किया, उसके शरीर में संग्रहित गोलियों की सारी शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। उसके शरीर ने गोलियों से शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। गोलियों ने उसके शरीर, उसकी हड्डियों, उसके खून, उसकी त्वचा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। सब कुछ परिष्कृत हो रहा था। उसी समय सफाई की गोलियों ने भी असर दिखाया, जिससे पार्थ को अपने शरीर की अशुद्धियों से छुटकारा पाने में मदद मिली। पिछले 10 सालों में उसने जितनी भी गोलियां खाई थीं, वे सब बहुत ज्यादा शक्तिशाली थीं। उसका शरीर सचमुच एक खजाना बन गया था। यह एक तरह की बर्बादी थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे लोग थे जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे।
और ठीक इसी तरह इस शरीर में संग्रहित सभी गोलियां मेरे द्वारा परिष्कृत की जा रही हैं। उसने धीमी आवाज और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा। गोलियों की भारी मात्रा लगातार उसके शरीर को परिष्कृत कर रही थी, उसे मजबूत बना रही थी और आध्यात्मिक शक्ति में बदल रही थी। वह ऊर्जा आधार क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गया। सिर्फ 1 घंटे में पार्थ बाधा को तोड़कर ऊर्जा आधार क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया। क्लिक क्लिक क्लिक, स्तर 3, स्तर 4, स्तर 5। पार्थ ने बाधाओं को तोड़ना जारी रखा। ऊर्जा आधार क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया। सब कुछ 1 दिन के भीतर। उसके शरीर में बहुत अधिक गोलियां जमा हो गई थीं। भले ही वह ऊर्जा आधार क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच गया था, उसने अपने शरीर में संग्रहित गोलियों का केवल आधा ही इस्तेमाल किया था। दरवाजे के बाहर नयन और सुमेर अपने चेहरों पर चिंता के भाव लिए बेसब्री से इंतजार करते हुए घूम रहे थे। भाई नयन, 1 दिन हो गया है, क्या हमें उसे अभी मार देना चाहिए? उसका खून ले लेना चाहिए और चले जाना चाहिए? सुमेर चिंतित था। नहीं, उसके शरीर की सारी अशुद्धियां पूरी तरह से निकालने के लिए सफाई की दवा को 3 दिन लगेंगे। हमें इंतजार करना होगा, नयन ने कहा। कमरे के अंदर पार्थ अभी भी अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा था और ऊपर उठने की सुखद अनुभूति महसूस कर रहा था। हालांकि ऊर्जा आधार क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने के बाद पार्थ नहीं रुका। वह गोलियों से ऊर्जा को परिष्कृत करना जारी रखता था। भले ही स्तर ऊपर करने की गति काफी कम हो गई थी। 2 दिन बाद पार्थ ने अंततः अपने शरीर में संग्रहित सभी गोलियों का उपयोग कर लिया और 8वें स्तर के शिखर पर पहुंच गया, जो 9वें स्तर से सिर्फ 1 कदम दूर था। मैं 3 दिन में 8वें स्तर पर पहुंच गया हूं। ऐसा लगता है कि मैं इस शरीर की सीमाओं तक पहुंच गया हूं। पार्थ शांत दिख रहा था। अगर यह कोई और व्यक्ति होता जो 3 दिनों में पहले स्तर से 8वें तक गया होता, तो वे अधिकतम रोमांचित होते। लेकिन पार्थ एक महान संत था। उसने अपने पिछले जीवन के दौरान पहले से ही बहुत कुछ अनुभव किया था। सच कहूं तो वह सिर्फ एक राक्षस था। हाँ, खून पीने का समय आ गया है। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने गार्डों को हंसते हुए सुना। वे दोनों पार्थ के सामने आ गए। मेरा खून पियोगे? इसके बदले तुम दोनों मेरा पेशाब पियोगे। फर्श पर बैठे हुए पार्थ उठा और गार्ड के पेट की ओर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वे दोनों दरवाजे से बाहर उड़ गए। वे दोनों सिटी लॉर्ड की हवेली के गार्ड थे। हालांकि उनका स्तर काफी ऊंचा था, वे केवल स्तर 6 के थे। वे पार्थ से मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। अपनी पीठ से धूल पोंछते हुए पार्थ धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकला। वह जानता था कि उसके मुक्के में कितनी ताकत है। गार्ड फिर से खड़े नहीं हो पाएंगे। कमरे के बाहर नयन और सुमेर फर्श पर पड़े हुए थे, अपने पेट को दर्द से पकड़े हुए थे और डरी हुई आंखों से पार्थ की ओर देख रहे थे। असंभव, यह संभव नहीं है। आप सिर्फ स्तर 1 थे। आप केवल 3 दिनों में इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? नयन हैरान था। सिटी लॉर्ड की हवेली के गार्डों में से एक के रूप में वह पार्थ से बहुत परिचित था। यह युवक एक बेकार व्यक्ति था, जो एक अच्छा आदमी भी नहीं था। वह अक्सर दूसरों को धमकाने के लिए सिटी लॉर्ड के बेटे के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करता था। यह उसके लिए सामान्य था। अचानक परिवर्तन ने लगभग ऐसा कर दिया कि गार्ड अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति में बदल गया हो। बेकार बदमाशों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगवा करने की? अब बताओ, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? पार्थ ने नयन की ओर अपनी आंखों में एक भयंकर नजर से देखा। वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि ये बदमाश उसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे अगर कोई उन्हें ऐसा करने के लिए न कहे। इसके अलावा उनके पास उसे शुद्ध करने वाली गोली खिलाने की क्षमता नहीं होती। नहीं, किसी ने हमें ऐसा करने के लिए नहीं कहा। हम ही आपका खून पीना चाहते थे, नयन ने कहा। क्योंकि तुम मुझे सच नहीं बताना चाहते, तो तुम्हें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। पार्थ ने एक कदम आगे बढ़कर नयन की खोपड़ी पर जोरदार प्रहार किया। उसकी खोपड़ी फट गई, जिससे खून और मस्तिष्क के टुकड़े चारों ओर फैल गए। मैं दूसरा मौका नहीं देता। पार्थ ऐसे बोल रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने अक्सर इस तरह के खूनी दृश्य देखे थे और उसे केवल उदासीनता महसूस हुई। सुमेर को अपने चारों ओर मौत का एहसास हो रहा था। वह कोई बहादुर व्यक्ति नहीं था
और उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। अब तुम्हारी बारी है, बताओ तुमसे ऐसा करने को किसने कहा? पार्थ ने पलटकर सुमेर से पूछा। नहीं, सच में किसी ने हमें ऐसा करने के लिए नहीं कहा। कृपया मुझे माफ कर दें यंग मास्टर, मेरी जान बख्श दें। सुमेर का चेहरा भूतिया और पीला था। उसके सामने जो व्यक्ति था वह उसका यंग मास्टर नहीं था जिससे वह परिचित था। जिस तरह से उसने उस व्यक्ति को मारा वह बहुत क्रूर था। अभी भी सच नहीं बोलना चाहते? अच्छा, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें आसानी से मरने नहीं दूंगा। मुझे मारने का एक तरीका पता है जहां कोई व्यक्ति तब तक पूरी तरह नहीं मरता जब तक उसका दिल धड़कना बंद न हो जाए। मैं तुम्हारे दोनों हाथ और पैर काट दूंगा, तुम्हारी नाक काट दूंगा और तुम्हारा जिगर और गुर्दा निकाल लूंगा। फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे शरीर के अंदर क्या है। उसके बाद ही मैं तुम्हारा दिल निकालूंगा। अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो तुम अपने दिल को धड़कते हुए देख पाओगे, पार्थ ने विस्तार से बताया। ठीक है, मैं आपको सच बताऊंगा। सुमेर का चेहरा पसीने से लथपथ था। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी नजर में पार्थ एक राक्षस था, एक खूनी राक्षस। जल्दी करो, मेरे धैर्य की भी एक सीमा है, पार्थ ने शांति से कहा। यह पहले यंग मास्टर है। यह वह है जिन्होंने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। उन्होंने हमें सफाई की दवा भी दी। सुमेर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। अन्नय, पार्थ के दिमाग में यह नाम जाना पहचाना था। अन्नय उसके पिता का पालक पुत्र था। इस तथ्य के कारण कि वह बहुत कमजोर था, उसके पिता वेदांत ने एक और बच्चे को गोद ले लिया था। पार्थ की याद में उसके पालक भाई ने हमेशा उसकी अच्छी देखभाल की थी। चाहे उसने कुछ भी किया हो, अन्नय हमेशा उसकी मदद करता था। वह मुझे क्यों मारना चाहेगा? पार्थ ने पूछा। सिटी लॉर्ड ने उन सभी गोलियों के साथ आप पर एक भाग्य खर्च किया। वह ईर्ष्यालु थे और एक बार जब आप मर जाएंगे तो वह कानूनी रूप से मौर्य परिवार का उत्तराधिकारी बनने वाला एकमात्र व्यक्ति बन जाएगा। इसके अलावा कल राय परिवार और मौर्य परिवार के बीच शादी की सगाई का दिन होगा। यदि आप मर जाते हैं तो वह राय परिवार की बेटी से शादी करने में सक्षम होगा। सुमेर ने पार्थ को वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। तो यह बात है। पार्थ के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। राय परिवार स्काई सिटी में एक बड़ा परिवार था और वे व्यापार उद्योग में बड़े थे। यहां तक कि महापौर ने भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की। अगर मौर्य परिवार उनके परिवार में शादी कर ले तो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। यह नयन एक चालाक आदमी था। अगर यह पार्थ के पुनर्जन्म से पहले वाला आदमी होता तो वह अब तक मर चुका होता। लेकिन अब चीजें पूरी तरह से अलग थीं। इस बार उसके शरीर में एक महान संत का कब्जा था। नयन, तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। यंग मास्टर, जो कुछ मैं जानता हूं वह सब मैंने आपको बता दिया है। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। सुमेर ने पार्थ की ओर झुकते हुए कहा। मुझे तुम्हारे जैसे बेवकूफ की जरूरत नहीं है। पार्थ ने सुमेर की ओर अपनी हथेली बढ़ाया और उसकी विनती तुरंत शांत हो गई। दोनों गार्डों को मारने के बाद पार्थ ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और महसूस किया कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह जल्दी से बाहर निकला और पाया कि वह एक सुनसान जगह से घिरा हुआ था। हवा में दुर्गंध भरी हुई थी। उसकी याददाश्त के अनुसार यह स्काई सिटी की सबसे दुर्गम और सुनसान जगह थी। इसे 10 साल से ज्यादा समय से वीरान रखा गया था। आम दिनों में यहां कोई नहीं आता। नयन और सुमेर दोनों भाइयों ने इस जगह को ढूंढकर और उसे यहां कैद करके वाकई बढ़िया काम किया। मैं अपने पिछले जन्म में एक मजबूत व्यक्ति था, इसलिए मैं इस जन्म में कमजोर नहीं रहूंगा। मेरा पिछला जीवन चला गया, बीती बातें भूल जाइए। क्योंकि अब मैं इस शरीर में हूं, इसलिए अब से मैं एक नया पार्ट हूं। तुम्हारा परिवार मेरा परिवार होगा, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन होगा। भविष्य की ओर जाने वाला रास्ता हम साथ साथ चलेंगे। चमकती आंखों के साथ वह इस निर्जन स्थान से चला गया। पिछले 3 दिनों से सिटी लॉर्ड की हवेली में अराजकता का माहौल था जब पार्थ लापता था। हालांकि पिछला पार्थ हमेशा कुछ क्रूर या बुरा करता था, लेकिन वह कभी भी 3 दिनों से ज्यादा गायब नहीं रहा था। वह सिटी लॉर्ड का इकलौता बेटा था। हालांकि सिटी लॉर्ड उसे डांटने में एक दिन भी नहीं चूकते थे,
लेकिन उनके दिल में पार्थ के लिए सबसे ज्यादा प्यार था। ये बात पार्थ को दी जाने वाली उन सभी कीमती गोलियों से आसानी से पता चल जाती है जो उन्होंने खिलाई थीं। सिटी लॉर्ड के महल के सभी गार्ड अपने यंग मास्टर की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने हर जगह पलट दी, लेकिन फिर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। अंत में सिटी लॉर्ड ने आदेश दिया कि अगर सूर्यास्त तक भी यंग मास्टर नहीं मिल पाता है तो सभी गार्डों को वापस लौटने की जरूरत नहीं होगी। जिस सुनसान जगह पर पार्थ को कैद किया गया था, वहां सुरक्षा गार्डों की एक टीम पहुंची। सभी अन्य स्थानों की तलाशी लेने के बाद वे आखिरकार इस सुनसान इलाके में पहुंचे। आई, यह यंग मास्टर हमें कभी आराम नहीं करने देगा। वह कहीं न कहीं अपने दिन का आनंद ले रहा होगा, लेकिन हम ही पीड़ित हैं। मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। शिकायत करना बंद करो। वह सिटी लॉर्ड का इकलौता बेटा है। कल राय परिवार के साथ शादी की सगाई की तारीख है। अगर हम तब तक यंग मास्टर को नहीं ढूंढ पाए तो हमारे लिए कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद मत करो। यंग मास्टर ऐसी सुनसान जगह पर कभी नहीं आएंगे। हम यहां बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। रुको, आगे कोई है? जब सभी गार्ड शिकायत कर रहे थे तो उनका नेतृत्व करने वाले गार्ड ने सफेद कपड़े पहने एक मानव आकृति को अपनी ओर आते देखा। यंग मास्टर! गार्ड ने अपनी आंखों में आश्चर्य के भाव के साथ चिल्लाया। उसने अपनी आंखें रगड़ी और फिर से उस मानव आकृति की ओर देखा। यंग मास्टर के अलावा वह और कौन हो सकता है? कप्तान, ये यंग मास्टर है। हमें यंग मास्टर मिल गए हैं। हा हा। गार्ड अपनी जगह से उछल पड़ा। उसका चेहरा उत्साह से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मानो उसके सामने जो व्यक्ति आया था वह यंग मास्टर नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। यह यंग मास्टर है। यह वास्तव में यंग मास्टर है। भगवान का शुक्र है। कुछ गार्ड पार्थ की ओर भागने लगे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनके यंग मास्टर इस तरह की सुनसान जगह पर क्यों आए हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबसे ज्यादा मायने यह रखता था कि उन्होंने अपने यंग मास्टर को जीवित पाया था और ऐसा नहीं लग रहा था कि उनका कोई हाथ या पैर गायब है। दयानंद, तुम सब यहां क्या कर रहे हो? पार्थ ने कप्तान की ओर देखा। वह इस आदमी को जानता था। उसका नाम दयानंद था। यंग मास्टर, हमने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। अगर आप नहीं मिलते तो सिटी लॉर्ड हम सबको मार डालते। दयानंद ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ कहा। ऐसा लग रहा था कि वह खुशी से रोने वाला था। पार्थ के चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के कारण उसे सब कुछ समझने में 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगा। वह पिछले 3 दिनों से लापता था, इसलिए उसके पिता बहुत चिंतित रहे होंगे। वह आसानी से कल्पना कर सकता था कि इन गार्डों को ठीक से नींद नहीं आई होगी। अपने पिता के बारे में सोचते हुए, जिनसे वह अभी तक नहीं मिला था, पार्थ अपने दिल में कुछ गर्मजोशी महसूस कर सकता था। हालांकि वह अपने पिछले जीवन में सबसे एक महान संत था, लेकिन उसके पास कभी ऐसा कोई दोस्त या माता पिता नहीं थे जो उसके पिछले जीवन में उसकी देखभाल करने के लिए तैयार हो। एक अनाथ होने के कारण उसे कभी यह जानने का मौका नहीं मिला कि पारिवारिक प्रेम क्या होता है। क्या ऐसा लग रहा है कि मेरी हालत खराब है? तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। चलो घर चलते हैं, पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। यंग मास्टर, कृपया आप इस घोड़े पर बैठ जाएं। दयानंद ने जल्दी से अपना घोड़ा पार्थ के पास ले आया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस चल सकता हूं। तुम सभी ने कड़ी मेहनत की है। जब हम घर पहुंचेंगे तो हर कोई खजाने से 10 सोने के सिक्के ले सकता है। पार्थ ऐसे बोला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या? 10 सोने के सिक्के? दयानंद ने जब यह सुना तो वह लगभग धूल चाटने लगा। वह अकेला नहीं था, बाकी सभी गार्ड दंग रह गए। 10 सोने के सिक्के, जबकि उनका वेतन केवल 10 चांदी के सिक्के प्रति माह था। पार्थ एक समय में सबसे महान संत था, इसलिए उसे पैसों की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन इन पहरेदारों के लिए 10 सोने के सिक्के बहुत बड़ी दौलत थी। यंग मास्टर को क्या हुआ? यह तो उनकी शैली ही नहीं थी। यंग मास्टर इतने उदार कब से हो गए? वह घोड़े पर सवार नहीं था, और चूंकि कुछ क्षण पहले ही उनकी मुलाकात यंग मास्टर से हुई थी, इसलिए उसने उन्हें डांटा नहीं था, जैसा कि वह हमेशा करता था। 3 दिन तक गायब रहने के बाद यंग मास्टर पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति में बदल गए थे। चलो जल्दी से चलें और यंग मास्टर का अनुसरण करें। दयानंद इस बड़े आश्चर्य से सबसे पहले उभरा। बाकी सभी गार्डों ने अपनी गति बढ़ा दी
और अपने यंग मास्टर का पीछा करना शुरू कर दिया। वे अपने घोड़ों पर भी सवार नहीं थे। जब उनका यंग मास्टर आगे चल रहा हो तो घोड़े पर सवार होने की हिम्मत कौन करेगा। सिटी लॉर्ड के भवन के मुख्य हॉल में एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने चेहरे पर चिंता की लकीर लिए आगे पीछे घूम रहा था। ढीले रेशमी कपड़े पहने हुए वह आदमी हट्टा कट्टा और 7 फीट लंबा था। वह स्काई सिटी के सिटी लॉर्ड वेदांत थे। चिंता मत करो पिताजी, मुझे यकीन है कि वे पार्थ को ढूंढ लेंगे। सिटी लॉर्ड के बगल में सफेद कपड़ों में एक युवक खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह 17-18 साल का होगा और पहली नजर में कोई भी समझ सकता था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके चेहरे पर दुख के भाव देखे जा सकते थे, लेकिन अंदर से वह खुश था। यह बिगड़ा हुआ बच्चा मुझे कभी भी मानसिक शांति नहीं देगा। अगर इसमें तुम्हारी आधी भी योग्यता होती तो मैं सपनों में हंस रहा होता, वेदांत ने असहाय होकर कहा। यंग मास्टर वापस आ गए हैं। एक गार्ड अंदर आया। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। क्या? अन्नय लगभग जोर से चिल्ला पड़ा। उसके चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। वह वापस आ गया। वेदांत को राहत महसूस हुई और वह तुरंत चिल्लाया, उसे अभी यहां आने के लिए कहो। यह भांपते हुए कि सिटी लॉर्ड अपना आपा खोने वाले हैं, गार्ड ने सावधानी से कहा। सिटी लॉर्ड, यंग मास्टर ने कहा कि वह थक गए हैं, इसलिए वह आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। वह कल आपसे मिलेंगे। क्या बात है? इस बच्चे के शिष्टाचार कहाँ हैं? वेदांत ने गार्ड को घूरते हुए कहा। पिताजी, शायद पार्थ बहुत थक गया है। इसके अलावा कल राय परिवार के साथ शादी की सगाई का दिन होगा, बस उसे आराम करने दीजिए, अन्नय ने अपने पालक पिता को बताया। अन्नय, हमेशा उसका पक्ष मत लो। यह छोटा दिन प्रतिदिन अवज्ञाकारी होता जा रहा है, वेदांत ने गुस्से से कहा। गुस्सा मत होइए पिताजी, मुझे उससे बात करने दीजिए, अन्नय ने कहा। यह बेहतर है। उस पर नजर रखने के लिए किसी को ढूंढो और उसे अपने कमरे से बाहर न निकलने दो। मैं नहीं चाहता कि कल की शादी की सगाई के कार्यक्रम में कुछ बुरा हो। वेदांत ने अपनी आस्तीनें उठाया और चला गया। सिटी लॉर्ड की हवेली बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, इसलिए यह स्वाभाविक था कि पार्थ के पास भी अपनी बड़ी हवेली होगी। वह अपने आंगन में दोनों हाथ पीछे करके खड़ा था और चांदनी उस पर पड़ रही थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जिसे वह जानता था। उसे पता था कि वह व्यक्ति उसके पास आएगा। अपने घर के दरवाजे के बाहर अचानक एक आकृति दिखाई दी। यह अन्नय था। जब उसने पार्थ को अपने घर के आंगन में सुरक्षित खड़ा देखा तो उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया। बेकार गार्डों, उनकी हिम्मत कैसे हुई इस कमीने को जिंदा वापस आने देने की? चेहरे पर शिकन लिए अन्नय का चेहरा सामान्य हो गया जब वह पार्थ की हवेली में दाखिल हुआ। मेरे भाई, तुम पिछले 3 दिनों से कहां थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी चिंता में हूं? अन्नय ने चिंताग्रस्त स्वर में कहा और अपने भाई को दोबारा देख पाने की खुशी भी व्यक्त की। भाई! अचानक पार्थ अपने भाई की ओर कूद पड़ा, उसे गले लगा लिया और कहा, भाई, आपने अपने छोटे भाई को लगभग हमेशा के लिए खो दिया था। दुखी होने का नाटक करते हुए पार्थ के आंसू अन्नय के कंधे पर टपक पड़े। पार्थ के चेहरे पर एक शिकन उभर आई और उसने अन्नय को गले लगा लिया। क्या हुआ मेरे भाई? तुम्हें धमकाने की हिम्मत किसने की? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, अन्नय ने जवाब दिया। वे 2 गार्ड नयन और सुमेर मुझे मारना चाहते थे, पार्थ ने गुस्से से कहा और अपना सिर अन्नय के कंधे से हटा लिया। दोनों भाई का नाम सुनकर अन्नय को झटका लगा। फिर भी उदासीन चेहरे के साथ उसने कहा, क्या? उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मैं उन्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा भाई, वे अब मर चुके हैं। गुस्से से बोलते हुए पार्थ अन्नय के चेहरे के भावों को देखता रहा, उसके असली चेहरे को पहचानने की कोशिश करता रहा, लेकिन अन्नय अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर था। हालांकि एक महान संत होने के नाते पार्थ की आंखें बहुत तेज थीं। वह अन्नय के चेहरे पर होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी पहचान सकता था। वे मर गए। वे दोनों ऊर्जा आधार क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे। तुमने उन्हें कैसे मारा? अन्नय ने संदेह से पूछा, उत्सुकता से जवाब की प्रतीक्षा करते हुए। मजाक मत करो भाई, मैं एक बेकार साधक हूं और मैं मुश्किल से ऊर्जा आधार क्षेत्र के पहले स्तर पर हूं। मैं दोनों भाइयों के सामने कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भगवान का शुक्र है
कि ऊर्जा आधार क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक कुशल व्यक्ति था जिसने दोनों भाइयों को मारने में मेरी मदद की। बहुत बुरा हुआ कि उस परोपकारी को कोई पुरस्कार नहीं चाहिए था। वह दोनों भाइयों को मारने के तुरंत बाद चला गया। मुझे उसका नाम भी नहीं पता। कितना अफसोस है, पार्थ ने राहत और खेद के साथ कहा। अरे, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। मन ही मन कसम खाते हुए उसे पार्थ की कही बात पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि केवल इसी बात से यह पता चल सकता था कि पार्थ बिना किसी नुकसान के कैसे वापस लौट सका। उसी समय अन्य को भी राहत महसूस हुई। दोनों भाई मर चुके थे, इसलिए अब कोई भी उसका रहस्य नहीं जान पाएगा। भविष्य में पार्थ को मारने के बहुत सारे अवसर होंगे। यह कोई बुरी बात नहीं है कि वे अब मर चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम सुरक्षित वापस आ गए हो। अगर तुम नहीं लौटते तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस बात पर पछताता रहता कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। अन्य के चेहरे पर चिंता की झलक देखकर पार्थ को उल्टी आने जैसा महसूस हुआ। मेरा भाई सबसे अच्छा है। पार्थ ने अपने इस भाई के प्रति कृतज्ञता का दिखावा किया। ऐसा मत कहो, हम भाई हैं। कल राय परिवार के साथ शादी की सगाई का दिन होगा। तुम्हें तैयार रहना होगा मेरे भाई। तुम्हारे लिए यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। अगर तुम राय परिवार की बेटी से शादी कर सकते हो तो तुमने हमारे परिवार के लिए एक अच्छा काम किया होगा। अन्य ने पार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। स्काई सिटी में दो बड़े परिवार थे। एक सिटी लॉर्ड का परिवार था और दूसरा राय परिवार था। राय परिवार व्यापार उद्योग में एक बहुत बड़ी शक्ति थी और दोनों परिवारों के बीच संबंध विशेष रूप से अच्छे नहीं थे। उनके बीच बहुत प्रतिस्पर्धा थी। अगर वे किसी तरह एक दूसरे से शादी कर लेते तो उनके रिश्ते स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाते, जिससे दोनों पक्षों को बहुत लाभ होता। उनकी बेटी से शादी करूंगा। मुझे इस सब से बाहर रखो। पार्थ ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा। भाई, यह फैसला तुम्हें नहीं करना है। पिताजी ने इस शादी के लिए बहुत तैयारी की है। तुम अब सब बर्बाद नहीं कर सकते। अन्य पार्थ को मनाने की कोशिश कर रहा था। मैं गंभीर हूं। मुझे यह भी नहीं पता कि राय परिवार की बेटी कैसी दिखती है। अगर आप मुझसे उससे शादी करने के लिए कहेंगे तो यह कैसा मजाक होगा, और मैं अभी भी जवान हूं। अगर आप सभी दो परिवारों के बीच शादी चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप सबसे अच्छे रहेंगे। आप सिटी लॉर्ड परिवार के बेटे भी हैं और आप मुझसे बड़े हैं। मैं आपसे पहले शादी नहीं कर सकता मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर आप चाहें तो खुद ही कर लें। पार्थ अपने निर्णय पर बहुत दृढ़ था। पार्थ की बातें सुनने के बाद अन्य को पहली बार लगा कि उसका यह भाई एक बार कुछ उपयोगी काम कर रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि उसका असली मकसद पार्थ को मारना था ताकि वह राय परिवार की बेटी से शादी कर सके और दोनों परिवारों में अपना रुतबा बढ़ा सके। पार्थ इस समय काफी खुश था, लेकिन उसने इसे बिल्कुल भी नहीं दिखाया। बाहर से जो कुछ भी देखा जा सकता था वह एक दयनीय चेहरा था। भाई, आप ही हैं जो हमारे परिवार में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं मिस राय से शादी नहीं करना चाहता। चूंकि आप मेरे भाई हैं तो आप उनसे शादी क्यों नहीं करते? पार्थ ने गंभीर स्वर में कहा। ऐ भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तो बस एक पाला हुआ बेटा हूं। अगर मैं मिस राय से शादी करने के लिए राजी भी हो जाता तो भी पिताजी मुझे उससे शादी नहीं करने देते। यह व्यवस्था खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। अन्य ने असहाय भाव से कहा, लेकिन वह मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि अगर पार्थ उससे शादी नहीं करना चाहता था तो स्वाभाविक रूप से वही उसकी जगह लेगा। जब तक आप सहमत हैं, मैं वादा कर सकता हूं कि कल आप ही मिस राय से शादी करेंगे। पार्थ ने बोलते हुए अपनी छाती पर हाथ मारा। वास्तव में अन्य को बहुत खुशी हुई। बिल्कुल, पार्थ ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। ठीक है, हम भाई हैं। इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा और फिर मिस राय से शादी करूंगा। उसने ऐसे उत्तर दिया जैसे वह पार्थ पर कोई बड़ा उपकार कर रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर अन्य का मन पहले से ही अत्यधिक रोमांचित था। तुम सचमुच मेरे भाई हो, पार्थ ने चेहरे पर आभार व्यक्त करते हुए कहा, मानो वह जोर से रोने वाला हो। भाई, हम इसे ऐसे ही करेंगे। कल मुख्य हॉल में कुछ मत बोलना और ऐसा दिखावा मत करना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे यह काम संभालने दो। पार्थ ने कहा। कोई बात नहीं, तो मैं अब चलता हूं और तुम्हें आराम करने देता हूं।
जाने से पहले पार्थ के कंधे को थपथपाते हुए अन्य सोच रहा था कि उसका भाई इस मामले में उसकी कैसे मदद करने वाला है, लेकिन उसने अतीत में जो कुछ देखा था उससे यह बहुत संभव था कि उसका यह बेकार भाई कल एक अराजक दृश्य पैदा कर दे। मिस राय से शादी करने पर न केवल सिटी लॉर्ड के परिवार में मेरा रुतबा बढ़ेगा बल्कि राय परिवार में भी मेरी जगह होगी। वह कितना मूर्ख है जो शादी के अनुरोध को ठुकरा रहा है और मुझे अपनी जगह लेने के लिए कह रहा है। बहरहाल उसने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है। जब मैं दोनों परिवारों में पर्याप्त अधिकार हासिल कर लूंगा तो मैं उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता खोज लूंगा। अन्य ने हवेली से निकलते ही अपना असली रंग दिखा दिया। हवेली के दूसरी ओर पार्थ एक गंभीर मुस्कान के साथ खड़ा था। मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम इसके कारण मारे जाओगे। अगली सुबह लोग सिटी लॉर्ड के हॉल को रिबन और रोशनी से सजाने में व्यस्त थे। आज दोनों परिवारों के लिए सगाई समारोह का दिन था, ऐसा कुछ जो स्काई सिटी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। राय परिवार का मुखिया प्रकट हो गया है। पृष्ठभूमि में गार्डों की जोरदार घोषणा के साथ एक हृष्टपुष्ट आदमी सिटी लॉर्ड के निवास के मुख्य द्वार से अंदर आया। इस व्यक्ति का शरीर इतना विशालकाय था कि उसके पास खड़े होने पर महापौर भी दुबले पतले लग रहे थे। वह लगभग 40 वर्ष का लग रहा था। फूलों वाला वस्त्र पहने हुए बाघ की तरह मजबूत और बहादुर चल रहा था। वह राय परिवार के मुखिया थे, चंद्रवीर। हाँ, मेरे महल में आपका स्वागत है भाई चंद्रवीर। मुझे आशा है कि आप यहां अपने प्रवास का आनंद लेंगे, वेदांत ने मित्रतापूर्ण तरीके से कहा। वेदांत अपने बेटे अन्य और पार्थ को साथ लेकर उनकी ओर चलने लगा। यह मेरी खुशी की बात है सिटी लॉर्ड वेदांत। आज हमारे परिवारों के लिए शादी की सगाई की तारीख है। मैं इसे बहुत गंभीरता से लेता हूं। हालांकि चंद्रवीर साहसी और स्पष्टवादी दिखता था, लेकिन पार्थ की नजर में वह सिर्फ एक बूढ़ा चालाक व्यक्ति था। पार्थ ने चंद्रवीर के पीछे देखा, लेकिन वह वहां किसी को नहीं देख सका। चंद्रवीर अकेले आया था। बेशक यह पर्याप्त से अधिक था। स्काई सिटी में लगभग कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं था जिसमें चंद्रवीर को भाग लेने की आवश्यकता थी, लेकिन सिर्फ उसका यहां अकेले आना वह पूरे राय परिवार का अकेले प्रतिनिधित्व कर सकता था। कृपया अंदर आइए भाई चंद्रवीर। स्वागतपूर्ण भाव के साथ वेदांत ने सभी को मुख्य हॉल की ओर ले गया। मुख्य हॉल के अंदर वेदांत चंद्रवीर के सामने बैठे थे। पार्थ और अन्य उनके पीछे खड़े थे। भाई वेदांत, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। आज मेरे आने का उद्देश्य मेरी बेटी की शादी आपके परिवार में करने की इच्छा है। यहां हम आपके बेटे और मेरी बेटी की आधिकारिक शादी समारोह की तारीख तय करेंगे। चंद्रवीर ने यह बात खुलकर कही। बेशक एक बार उनकी शादी हो जाए तो हमारे दोनों परिवार स्काई सिटी में समृद्ध हो जाएंगे। अपना सिर हिलाते हुए वेदांत ने मुड़कर पार्थ से कहा, पार्थ आगे आओ और अपने ससुर का अभिवादन करो। बहुत बढ़िया, आपका बेटा बहुत अच्छा है और दिखने में भी अच्छा है। चंद्रवीर ने पार्थ को देखा और उसकी प्रशंसा करता रहा, लेकिन अंदर से वह जानता था कि वह सिर्फ बकवास कर रहा था, क्योंकि स्काई सिटी में हर कोई पार्थ की खराब प्रतिष्ठा के बारे में जानता था। जब बात साधना की आती थी तो वह घटिया प्रतिभा वाला एक प्ले बॉय था, लेकिन चंद्रवीर को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह अपने होने वाले दामाद से बहुत संतुष्ट लग रहा था। अधिकांश समय परिवार का हित व्यक्तिगत हितों से अधिक महत्वपूर्ण होता था। पिताजी, मुझे लगता है आप गलत हैं, पार्थ ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। क्या यह शादी बड़े भाई के लिए नहीं है? पार्थ ने जो कहा उससे वेदांत और चंद्रवीर चकित रह गए। चंद्रवीर ने अपना सिर अन्य की ओर बढ़ाया और अन्य का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। वह खुद को अपना सिर हिलाने से नहीं रोक सका। इसे हम एक प्रतिभाशाली और अच्छे दिखने वाले युवक कहते हैं। इतनी कम उम्र में वह ऊर्जा आधार क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया है। पार्थ, यह बकवास बंद करो, वेदांत ने चेहरे पर शिकन लाते हुए कहा। पिताजी, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मेरी योग्यता के अनुसार मैं मिस राय के लिए सही व्यक्ति नहीं हूं। मेरे साथ वह शायद कष्ट में होगी। मेरा बड़ा भाई इतनी कम उम्र में ऊर्जा साधना क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुके हैं। स्काई सिटी के युवाओं में वह मिस राय से शादी करने के लिए सबसे अच्छी योग्यता वाला व्यक्ति है। मैं अभी भी शादी करने के लिए बहुत छोटा हूं।
हालांकि बड़े भाई और मिस राय अभी तक नहीं मिले हैं, फिर भी वह उनसे शादी करने में दिलचस्पी रखते हैं। अगर वह मिस राय से शादी कर सकते हैं तो यह एक आदर्श जोड़ी होगी और यह राय परिवार के साथ हमारे रिश्ते को भी बेहतर बनाएगा। आत्मविश्वास से अपना भाषण देते हुए पार्थ ने बार बार अपने बड़े भाई की प्रशंसा की। पार्थ के बगल में खड़े होकर अन्नय लगभग रोना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे कभी पता नहीं चला कि उसका छोटा भाई उससे कितना प्यार करता था। हाँ, तो भाई वेदांत आपके सबसे बड़े बेटे की शादी में मदद करना चाहता है। मुझे कभी नहीं पता था कि अन्नय मेरी बेटी से इतना प्यार करता था। यह एक दुर्लभ बात है। चंद्रवीर जोर से हंस रहा था। हाँ, यह शादी की व्यवस्था दोनों परिवारों के सर्वोत्तम हित में थी, लेकिन अगर उसे अन्नय और पार्थ के बीच चयन करने का मौका मिला तो वह पार्थ को चुनने के लिए इतना मूर्ख नहीं होगा। वेदांत गुस्से से उबल रहा था। वह खुशी खुशी इस कमीने को घर से बाहर निकाल देगा। हालांकि वह यह देखकर चुप रहा कि चंद्रवीर कितना खुश था। पार्थ ने अन्नय की अत्यधिक प्रशंसा किया था और उसने यह झांक किया कि अन्नय मिस राय को पसंद करता था। वेदांत जानता था कि अगर वह जोर देगा तो न केवल उसका बेटा भड़क जाएगा बल्कि चंद्रवीर भी खुश नहीं होगा। अन्नय, आओ अपने ससुर से मिलो। वेदांत ने कमजोर और असहाय होकर एक मुस्कान के साथ कहा, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच सकी। आपको नमस्कार ससुर जी। अन्नय ने चंद्रवीर की ओर आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। हंसो और खुश रहो, क्योंकि बाद में तुम रोओगे, पार्थ ने सोचा। उसने अपना गला साफ किया और कहा, अंकल चंद्रवीर, मेरे बड़े भाई की भी एक और इच्छा है। ओह, बोलो तो। जब भाई वेदांत और मैं साथ हों तो कोई भी इच्छा असंभव नहीं है। जाहिर है चंद्रवीर बहुत अच्छे मूड में था। दूसरी ओर अन्य स्तब्ध था। उसने पार्थ की ओर देखा, यह याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने पार्थ से क्या कहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उससे ऐसी कोई बात कही थी। मेरे भाई ने मुझे बताया कि वह लंबे समय से राय परिवार की प्रशंसा करता रहा है। अगर वह राय परिवार में शादी कर सकता है तो उसे इस जीवन में कुछ और नहीं चाहिए होगा। पार्थ ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। उसकी लोमड़ी की पूंछ अंततः प्रकट हो गई थी। पार्थ की बात सुनकर अन्नय का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। भाई, तुमने अभी क्या कहा? अन्नय ने गहरी धीमी आवाज में पूछा। भाई, यही तो आपने मुझे बताया था, है ना? ओह, मुझे पता है आपको खुद कहने में शर्म आ रही है। चिंता मत करिए, अपने छोटे भाई को बात करने दो। पिताजी और अंकल चंद्रवीर यहां हैं। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। इसके अलावा तुम लंबे समय से मिस राय की प्रशंसा कर रहे हो, यह एक तथ्य है ना? चंद्रवीर को खुशी और गर्व महसूस हुआ जब उसने पार्थ की बात सुना। उसने मन ही मन सोचा कि यह बेकार युवक निश्चित रूप से अच्छी तरह से बोलना जानता है। भाई, तुम... अन्नय घबरा रहा था। हाँ, वह मिस राय से शादी करना चाहता था, लेकिन वह उनके परिवार में शादी नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि मिस राय उसके साथ सिटी लॉर्ड की हवेली में रहे। वह उनके परिवार में शादी करके उनके साथ नहीं रहना चाहता था। यदि वह सिटी लॉर्ड की हवेली छोड़ देता है तो वह राय के परिवार का हिस्सा बन जाएगा और सिटी लॉर्ड के परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। उसके सभी वर्षों के प्रयास बर्बाद हो जाएंगे। और इससे भी बदतर बात यह है कि यदि वह राय परिवार में शादी करता है तो उसे कभी भी महत्वपूर्ण मामलों को संभालने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए लोग निश्चित रूप से उसे नीची नजर से देखेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्या? मुझे मत बताओ कि तुमने कल मुझसे जो कहा वह सब झूठ था। आप राय परिवार की प्रशंसा कर रहे थे, क्या वह झूठ था? यह आपकी तरह नहीं है मेरे भाई। पार्थ ने अन्नय को बोलने का मौका दिए बिना ही जवाबी हमला कर दिया। वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था। उसने पहले ही इसकी योजना बना ली होगी। अन्नय इतना गुस्से में था कि वह चाहता था कि वह अभी पार्थ को मार डाले। पार्थ ने जो कुछ कहा था उसने उसे वापस न लौटने की दिशा में धकेल दिया। अन्नय मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि पार्थ ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि यह किशोर, जिसने कभी कुछ अच्छा नहीं किया था, जो हमेशा बेवकूफ़ी करता रहता था, अचानक इतना चतुर कैसे हो गया? उसे धोखा देने के लिए इतना चतुर? तुम अभी भी मुझसे लड़ने में सक्षम होने से बहुत दूर हो। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसने मन ही मन सोचा। चूंकि अन्नय उसे मारना चाहता था तो उसे अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ेगी।
आज तो बस शुरुआत थी। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं था कि आपका सबसे बड़ा बेटा मेरी बेटी से इतना प्यार करेगा। अन्य की स्काई सिटी में काफी प्रतिष्ठा है, इसलिए यह बहुत अच्छा होगा यदि वह हमारे परिवार में शादी करता है। चूंकि हम एक बड़ा परिवार बन जाएंगे, इसलिए स्काई सिटी में कोई भी हमारी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेगा। चंद्रवीर ने जोर से हंसते हुए कहा। इसके विपरीत वेदांत का चेहरा उदास था। जो हुआ वह उसकी उम्मीदों से परे था। सबसे पहले उसने बदल दिया कि मिस राय से कौन शादी करने जा रहा था। फिर उसे पता चला कि उसका दूसरा बेटा राय परिवार में शादी करने जा रहा था। अन्नय, क्या तुमने सचमुच फैसला कर लिया है? वेदांत ने अन्नय को देखा। अगर उसे फैसला करने का मौका मिलता तो वह अन्नय को राय परिवार में शादी नहीं करने देता। मौर्य परिवार के पास स्काई सिटी में कई व्यवसाय थे और अन्नय ने उन्हें प्रबंधित करने में उनकी बहुत मदद किया था। लेकिन वह अन्नय के फैसले का भी सम्मान करना चाहता था। अगर वह यही चाहता था तो उसे सहमत होना होगा। पिताजी, वह वास्तव में यही चाहता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा बड़ा भाई क्या सोच रहा है। वह इस समय बहुत खुश होंगे क्योंकि उनकी इच्छा पूरी होने जा रही है। अंकल चंद्रवीर, जब मेरा भाई आपके परिवार में जाएगा तो आपको उसका ख्याल रखना होगा। दूसरे लोगों को उसे नीची नजर से न देखने दें। पार्थ ने अन्नय की ओर से जवाब देने में जल्दबाजी की तथा चंद्रवीर के प्रति अपनी मित्रता दिखाना नहीं भूला। हाँ, चिंता मत करो। मेरे दामाद को नीची नजर से देखने की हिम्मत कौन करेगा? चंद्रवीर ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। अन्नय ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया, जो उसकी लंबी आस्तीन के नीचे छिपी हुई थी। वह गुस्से से उबल रहा था। कोई रास्ता नहीं था जिससे वह गुस्सा न हो जाए। उसकी सारी मेहनत, उसके सारे प्रयास अब बेकार हो गए थे। लेकिन अभी की स्थिति में ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। चंद्रवीर वर्तमान में खुशी से उबल रहा था और अगर उसने मूड खराब करने का फैसला किया तो दोनों परिवारों के बीच संबंध और खराब हो जाएंगे। हाँ, बधाई हो भाई। अंकल चंद्रवीर को बधाई। आज वाकई बहुत खुशी का दिन है। अंकल चंद्रवीर, चूंकि हम एक समझौते पर पहुंच गए हैं तो क्या हमें मिस राय को हमारे साथ शामिल होने के लिए नहीं कहना चाहिए? आइए देखें कि वह कैसी दिखती हैं, पार्थ ने कहा। हाँ, तुम सही हो। मैंने सुना है कि भाई चंद्रवीर की बेटी शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देती है। वह वास्तव में एक सम्मानित परिवार की लड़की है। चूंकि हम एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, मुझे लगता है कि हमें अब उससे मिलना चाहिए। वेदांत ने असहाय होकर कहा। वह केवल प्रवाह के साथ जा सकता था। हाँ, मेरी बेटी आर्या आने वाली है। मुझे यकीन है कि वह कुछ ही समय में यहां आ जाएगी। चंद्रवीर दिल खोलकर हंसा। मुख्य हॉल में हर कोई खुश था, सिवाय अन्नय के, जो वहां मुस्कुराते हुए खड़ा था और अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। वाह, सिर्फ उसके नाम से ही पता चल गया कि वह एक सुशील और सुंदर लड़की होगी। एक इज्जतदार परिवार की लड़की आम लड़की से अलग होगी। वह एक परी जैसी दिखती होगी। भाई, आपको एक अच्छी पत्नी मिली है। पार्थ मिस आर्या की प्रशंसा करता रहा, जिनसे वह पहले कभी नहीं मिला था। हालांकि वह कुछ भी कहना नहीं भूला जिससे अन्नय भड़क जाए। खांसी। पार्थ के शब्दों के बाद चंद्रवीर खांसने लगा। किसी कारण से चंद्रवीर अपनी खांसी को रोक नहीं सका। उसने अभी अभी पी हुई चाय भी खांसकर बाहर निकाल दी। जब उसने पार्थ को उसकी बेटी की प्रशंसा करते हुए उसे एक सौम्य सुंदर परी के रूप में सुना। कमीने, आज जो तूने किया है उसके बाद मैं तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अन्नय उस समय बेहद गुस्से में था। वह पार्थ को तुरंत राख में बदल सकता था। अन्नय, वेदांत और चंद्रवीर, सभी को आज पार्थ ने धोखा दिया था। केवल एक चीज जो वह समझ नहीं पाया वह यह थी कि यह छोटा मूर्ख अचानक किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति में कैसे बदल गया। लेकिन अब कुछ भी बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह केवल यह आशा कर सकता था कि मिस आर्या एक सौम्य और सुंदर लड़की थी। अगर वह वास्तव में सुंदर थी तो यह उसके मूड को फिर से ठीक करने वाली बात हो सकती थी। मिस आर्या यहां आ गई हैं। कुछ ही क्षण बाद गार्डों की घोषणा के साथ बैंगनी कपड़े पहने एक लड़की अंदर आई। मौर्य परिवार के तीनों सदस्यों ने अपना सिर लड़की की ओर घुमाया और जब उन्होंने लड़की को देखा तो उनकी सारी मुस्कान गायब हो गई। टकराना!
वेदांत का पीने का गिलास फर्श पर गिर गया। उसने जो कुछ देखा वह उसके मजबूत दिमाग के बावजूद उसे भी चौंकाने में सक्षम था। पार्थ जोर से खांसा। उसके सामने खड़ी लड़की 8 फीट लंबी थी और उसने अपने पिता के मांसल शरीर को पूरी तरह से विरासत में लिया था। और बस इतना ही नहीं, वह एक मजबूत आदमी की तरह भी दिख रही थी, जिसका वजन कम से कम 300 पाउंड था। एक मांसल शरीर होना ठीक है, लेकिन आप आसमान की ओर इशारा करती हुई चोटी क्यों बांधेंगे? क्या आपको सचमुच लगता है कि इससे आप लंबे दिखेंगे? और वह चेहरा, त्वचा का रंग वास्तव में तैलीय है और उसकी अतिरिक्त त्वचा उसके ऊपर ही चिपकी हुई है और उसके लाल होंठ वे बहुत बड़े हैं। कल्पना कीजिए कि अगर उसने किसी को चूमने की कोशिश की होती। उफ! पार्थ को मन ही मन उल्टी आ रही थी। भले ही वह एक बार महान संत था और उसने बहुत कुछ देखा था, लेकिन उसने पहले कभी इतनी बदसूरत लड़की नहीं देखी थी। हाँ, यह दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की थी, किसी से कम नहीं। कम से कम यह पार्थ की राय थी। और विडंबना यह है कि उसका नाम आर्या था। उसका चेहरा लाल हो गया। पार्थ को अपनी हंसी रोकने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन वह अपने मन में जोर से हंस रहा था। अन्याय, यह कर्म है। पार्थ ने मन ही मन चंद्रवीर की प्रशंसा करते हुए सोचा, आप एक महान पिता हैं। आपने अपनी बेटी को ऐसे महान जीन दिए हैं और अपनी बेटी का नाम आर्या रखने के लिए भी आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उसके बारे में कुछ भी इस नाम से मेल नहीं खाता। जल्दी करो, मिस आर्या को उसकी सीट तक ले चलो, वेदांत ने खांसते हुए और अस्वाभाविक चेहरे का भाव बनाते हुए कहा। साथ ही उसे खुशी भी हुई कि पार्थ वह नहीं था जो इस लड़की से शादी करने जा रहा था, और सौभाग्य से यह अन्य था जो उनके परिवार में शादी कर रहा था। अगर मिस आर्या मौर्य परिवार में शादी करने वाली होती तो हर कोई उसे नीची नजर से देखता। हाँ, आर्या, जल्दी करो और अपने भावी पति से मिलो, चंद्रवीर ने अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा। जब वह आर्या को अन्य के पास ले गया, सुंदर अन्य को देखते हुए आर्या की आंखें चमकते सितारों से भर गईं। वह बड़े कदमों से अन्य की ओर चली और उसकी बांह पकड़कर बोली, मेरे प्यारे पति, मैं पहली बार सिटी लॉर्ड की हवेली में आई हूं, आपको मुझे चारों ओर दिखाना होगा, उसने सबसे मीठी आवाज में कहा जो वह जुटा सकती थी। पार्थ के मुंह से खून लगभग निकल आया। वह अपनी हंसी को रोकने के कारण अपने सभी आंतरिक अंगों में ऐंठन महसूस कर सकता था। वह मिस आर्या की मीठी आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सका, जो एक जानवर के चीखने जैसी लग रही थी। इसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। हा, कौन जानता है कि अन्य इस समय क्या महसूस कर रहा होगा। मुझे यकीन है कि वह इस समय मौत की कामना कर रहा होगा। हाँ, अन्य, आर्या को ले जाके घुमाओ, वेदांत ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ पिताजी, अन्य की आवाज कांप रही थी। कमरे में मौजूद हर कोई यह देख सकता था। उसका चेहरा लाल हो गया और शक्तिशाली 9वें स्तर के ऊर्जा आधार क्षेत्र योद्धा को आर्या ने कमरे से बाहर खींच लिया। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं भाई। पीछे से पार्थ का अभिवादन सुनकर अन्य लगभग जमीन पर गिर पड़ा। पिताजी, अंकल चंद्रवीर, चूंकि हमने फैसला कर लिया है, मुझे लगता है कि एक तारीख चुनना और शादी समारोह संपन्न करना अच्छा रहेगा, पार्थ ने सुझाव दिया। ठीक है, कल एक अच्छी तारीख है, क्योंकि हम कल ही शादी समारोह आयोजित करेंगे, चंद्रवीर ने कहा। वाह! अन्य, जो कमरे से ज्यादा दूर नहीं था, चंद्रवीर की बात सुनकर तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। अंकल, चंद्रवीर सही कह रहे हैं। ऐसे खुशी के पल के लिए हमें यह काम जल्दी से जल्दी करना होगा। पिताजी, आप और अंकल चंद्रवीर आगे बढ़ें और मैं विदा लेता हूं। पार्थ ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और चला गया। पार्थ की पीठ की ओर भौहें सिकोड़कर देखते हुए वेदांत समझ नहीं पाया कि असली मकसद क्या था। यह बहुत स्पष्ट था कि पार्थ ने यह सब जानबूझकर किया था। वह यह नहीं समझ सका कि पार्थ अन्य को क्यों फंसाना चाहता था, जबकि अन्य इतने लंबे समय से पार्थ के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा था। और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि पार्थ का व्यवहार उसके परिचित व्यवहार से अलग था। जहां तक अन्य का सवाल है, वह केवल एक शांत आह भर सकता था और बाद में बदला लेने का कोई तरीका सोच सकता था। पार्थ मुख्य हॉल से निकलकर अपने आंगन में वापस आ गया। हाँ, अन्य, आर्या, ये बहुत मजेदार है। मुझे तुम्हें फंसाने के लिए दोष मत दो। अन्य, तुम ही हो जिसने इसे शुरू किया।
अब तुम दर्द महसूस कर सकते हो। लगातार हंसते हुए और उस बदसूरत दृश्य की कल्पना करते हुए जब आर्या ने अन्नय को पकड़ लिया, उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ, लेकिन साथ ही बदले की भावना ने उसे खुश भी कर दिया। पार्थ जानता था कि इस तरह से बदला लेना अन्नय को मारने से कहीं बेहतर है। पार्थ को अब अपने भाई द्वारा उसे मारने की कोशिश के बारे में बुरा नहीं लगा। बेशक यह अंत नहीं था। चूंकि अन्नय उसे मारना चाहता था, इसलिए उसके लिए एकमात्र नियति पार्थ द्वारा मारा जाना था। पार्थ के लिए अभी जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था प्रशिक्षण। संत मूल ब्रह्मांड के सभी लोग मजबूत का सम्मान करते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां गए। अगर आप एक कुशल योद्धा थे तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। हालांकि पार्थ एक महान संत था, लेकिन पुनर्जन्म के बाद उसे फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ा। अब वह ऊर्जा आधार क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक कमजोर व्यक्ति था। अपने कमरे में लौटकर पार्थ ने दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया। साधना के मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि किस प्रकार के तकनीक का उपयोग किया गया। तकनीक का स्तर जितना ऊंचा होगा, बाद में आपकी उपलब्धियां उतनी ही अधिक होंगी। एक समय में महान संत होने के नाते पार्थ ने कई तकनीक एकत्र किया था। अगर वह सिर्फ एक तकनीक दिखा दे तो स्काई सिटी के सभी लोग उसके लिए लड़ेंगे। संत मूल ब्रह्मांड में तकनीक को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था: नश्वर, पृथ्वी, स्वर्ग और संत। पार्थ संत श्रेणी में 3 तकनीक जानता था। उनमें से प्रत्येक को मापा भी नहीं जा सकता था। यहां तक कि दिव्य महाद्वीप के सबसे प्राचीन परिवारों के तकनीक भी इन 3 तकनीकों के साथ तुलना नहीं कर सकते थे। हालांकि पार्थ ने इन 3 तकनीकों को सीखने न करने का फैसला किया। यहां तक कि अपने पिछले जीवन में अभ्यास करते समय भी उसने इन्हें त्याग दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास एक और तकनीक था, ड्रैगन परिवर्तन तकनीक। पार्थ ने अपने पिछले जीवन के दौरान कुछ प्राचीन खंडहरों में यह तकनीक पाया था। शक्तिशाली ड्रैगन परिवर्तन तकनीक प्राचीन काल से विरासत में मिला था। पार्थ के आकलन के अनुसार इस तकनीक की क्षमता संत श्रेणी से कहीं अधिक थी। यह उस स्तर तक पहुंच गई थी जिसके बारे में खुद उसे भी पता नहीं था। यदि कोई इस तकनीक को सीखना चाहता है तो एक सख्त शर्त थी, और वह यह कि उसे शुरू से ही शुरू करना होगा। जब पार्थ ने अपने पिछले जीवन में यह तकनीक प्राप्त किया तो वह पहले से ही एक संत था। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बावजूद उसने शुरू से ही एक नए तकनीक का अभ्यास करने के लिए अपनी सारी साधना को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। अपने पिछले जीवन में यह उसका सबसे बड़ा अफसोस था, इस तकनीक को विकसित करने में सक्षम नहीं होना। लेकिन चूंकि अब उसका पुनर्जन्म हुआ था, इसलिए वह इस अवसर का उपयोग इस तकनीक का अभ्यास करने के लिए करेगा। वह अभी केवल ऊर्जा आधार क्षेत्र में था और उसने अभी तक अपना ऊर्जा सागर और नश्वर कोर नहीं बनाया था। वह ड्रैगन परिवर्तन तकनीक के साथ साधना करने के लिए एक अच्छे बिंदु पर था। पार्थ ने ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की स्क्रिप्ट को याद कर लिया था और मानसिक रूप से एक ही विचार से वे चमत्कारी स्क्रिप्ट उसके दिमाग में प्रकट होने लगे। ये शक्तिशाली तकनीक बहुत शक्तिशाली था। स्क्रिप्ट के अनुसार ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना के बाद इस दुनिया में किसी भी प्रकार के रक्त में विलय किया जा सकता था। हजारों रक्त प्रकारों के साथ विलय करना संभव था और सिर्फ इन लाभों ने ही उसके दिमाग को आश्चर्यचकित कर दिया था। जो लोग ड्रैगन परिवर्तन तकनीक सीखते थे वे अपने डेनेटियन के अंदर एक ड्रैगन मार्क बनाते थे। एक ड्रैगन मार्क उपयोगकर्ता की ताकत को 10,000 पाउंड तक बढ़ा देता था और बनने वाले ड्रैगन मार्क्स की अधिकतम संख्या 1,08,000 थी। इससे भी अधिक तकनीक के अनुसार एक बार सभी 1,08,000 9,000 ड्रैगन मार्क्स बन जाने पर कोई भी ड्रैगन गेट को तोड़कर ड्रैगन बनने में सक्षम हो जाएगा। एक ड्रैगन मार्क किसी व्यक्ति की ताकत को 10,000 पाउंड तक बढ़ा सकता है और यह कल्पना करना कठिन था कि यदि सभी 1,08,000 ड्रैगन मार्क को मिला दिया जाए तो वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। यहां तक कि पार्थ, जो कभी सबसे शक्तिशाली संत था, इस बारे में सोचकर थोड़ा डर गया। अगर वह कभी इस स्तर तक पहुंच गया तो वह आसानी से एक ही बार में पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था।
ड्रैगन परिवर्तन तकनीक भी व्यक्ति के शरीर को मजबूत करेगा। जो लोग इस तकनीक को विकसित करते हैं उनके शरीर को सबसे प्रभावी तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। मेरे इस शरीर को इतनी सारी अलग अलग गोलियां खिलाई गई हैं और हालांकि गोलियों को मेरे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया गया है, फिर भी यह बहुत कमजोर है। मुझे यकीन नहीं है कि यह ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना के प्रभाव का सामना कर सकता है। पार्थ ने मन ही मन सोचा। जैसे ही उसने धीरे धीरे ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना शुरू की, जैसे ही उसने साधना शुरू की, वह अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को चारों ओर प्रवाहित होते हुए महसूस कर सका। छोटे साथ, बड़े साथ प्रभाव के भंवर में तब्दील हो जाएंगे, अशुद्धियां त्याग दी जाएंगी। ड्रैगन परिवर्तन तकनीक में यही लिखा था। पार्थ के नियंत्रण में उसने अपने शरीर के भीतर 2 क्षेत्र बनाए। एक क्षेत्र में उसकी आध्यात्मिक शक्ति 7 बार दक्षिणावर्त प्रवाहित हुई और दूसरे क्षेत्र में उसकी आध्यात्मिक शक्ति 7 बार वामावर्त प्रवाहित हुई। ऐसा करते ही पार्थ साधना की अवस्था में डूब गया, जहां उसका शरीर एक मशीन की तरह हो गया जो बिना रुके भयावह गति से काम कर रहा था। पोंग! आध्यात्मिक शक्ति के 2 अलग अलग प्रवाह एक दूसरे से टकराए, जिससे उसके दांतियन के भीतर एक भंवर बन गया और यह भंवर पार्थ के पूरे शरीर के चारों ओर फैल गया। उफ! पार्थ को चोट के कारण मुंह से खून की उल्टी होने लगी। साथ ही उसके शरीर में तेज दर्द भी हुआ। उसके खून का रंग काला था, जो उसके शरीर के अंदर की अशुद्धियों के बाहर निकल जाने का परिणाम था। ड्रैगन परिवर्तन तकनीक वास्तव में शक्तिशाली है। ये केवल पहला कदम है और इसने मुझे बहुत दर्द दिया, लेकिन ये सब इसके लायक था। परिणाम असाधारण थे। ये काला निशान दर्शाता है कि मेरे शरीर के भीतर की अशुद्धियां खत्म कर दी गई हैं। चलो जारी रखते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के कारण जो उसने एक समय में महानतम संत के रूप में प्राप्त किया था, उसे साधना के संबंध में अन्य किसी की अपेक्षा अधिक अनुभव था। शांत रहा। ध्यान केंद्रित करना ही कुंजी है। जब शक्ति अधिकतम पर पहुंच जाती है, तभी ड्रैगन रूपांतरण शुरू होता है। ड्रैगन रूपांतरण की तकनीक उसके दिमाग में चल रही थी। साधना के कारण उसका शरीर वर्तमान में बहुत दर्द सहन कर रहा था, लेकिन पार्थ के लिए दर्द के इस स्तर का कोई मतलब नहीं था। 4 घंटे बाद दरार। पार्थ के शरीर के भीतर एक स्पष्ट दरार की आवाज सुनी जा सकती थी। उसके दांतियन में आध्यात्मिक शक्ति के भंवर उसके शरीर के हर हिस्से में घुस गए, जिससे उसे ऊर्जा आधार क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने में मदद मिली। यहां तक कि पार्थ ने भी नहीं सोचा था कि ड्रैगन परिवर्तन तकनीक इतना शक्तिशाली होगा। केवल 4 घंटे की साधना करके वह अगले स्तर तक पहुंचने में कामयाब हो गया और ऊर्जा आधार क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने के अलावा उसका शरीर भी पहले से अधिक मजबूत हो गया था। इस वजह से उसकी ताकत और रक्षा दोनों में काफी सुधार हुआ था। ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना के दौरान पार्थ के शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति फिर से 2 अलग अलग भंवरों में बन गई थी। बहुत तेज गति से दोनों भंवर उसके डेंटियन की ओर बहने लगे और एक रक्त रंग का ड्रैगन मार्क बनाने लगा। हालांकि ड्रैगन मार्क का रंग पीला था और अभी भी उज्जवल होने से बहुत दूर था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए पीला ड्रैगन मार्क हिंसक रूप से हिलने लगा, जिससे उसमें से एक शक्तिशाली बल निकला। हाँ! चिल्लाते हुए पार्थ ने जोर से एक मुक्का मारा, जिससे घर्षण के कारण हवा में गड़गड़ाहट की आवाज पैदा हो गई। अच्छा, मेरे मुक्के की शक्ति 5000 पाउंड तक पहुंच गई है और पहला ड्रैगन मार्क भी पूरी तरह से नहीं बना है। एक बार यह पूरी तरह से बन जाए तो मेरे पास हर मुक्के के पीछे 10,000 पाउंड का बल होगा। ऊर्जा आधार क्षेत्र के 9वें स्तर पर कोई भी साधारण साधक केवल 3000 पाउंड के बल के साथ मुक्का मार सकता है और कुछ प्रतिभाशाली लोग 4000 पाउंड तक पहुंच सकते हैं, लेकिन केवल ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना करके मैं 5000 पाउंड के बल के साथ मुक्का मार सकता हूं। यह भयानक है। ऊर्जा आधार क्षेत्र के 9वें स्तर पर किसी के लिए 5000 पाउंड अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इसके साथ पार्थ एक ऊर्जा आधार क्षेत्र मास्टर के साथ एक समान मुकाबला कर सकता था। गहरी सांस लेते हुए पार्थ ने साधना बंद कर दी। साधना के बारे में उसे अच्छी जानकारी थी और वह नींव रखने के महत्व को जानता था।
साधना के मार्ग पर उसे जल्दबाजी करने के बजाय इसे चरण दर चरण करना था। उसने अभी अभी ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना शुरू किया था और उसने पहले ही एक आंशिक ड्रैगन मार्ग बना लिया था। यह उसे अभी संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था। एक योद्धा को साधना के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती थी। गोलियां, औषधियां, अमृत, ये सभी उसके पास होने चाहिए थे। ड्रैगन परिवर्तन तकनीक ने पार्थ को इस दुनिया में किसी भी प्रकार के रक्त को अवशोषित करने की अनुमति दी, जो एक अविश्वसनीय क्षमता थी। इस दुनिया में कई प्रकार के रक्त थे, कुछ शक्तिशाली प्राचीन राक्षसों से प्राप्त, जो विशेष क्षमताएं भी देते थे। मुझे मरे हुए 100 साल से भी अधिक हो गए हैं। मेरे जाने के दौरान बहुत कुछ हुआ होगा। अगर मेरी याददाश्त सही है तो स्काई सिटी ऊर्जा प्रांत के भीतर एक छोटा सा शहर है। मुझे आश्चर्य है कि दिव्य महाद्वीप कितनी दूर है, उसने मन ही मन सोचा। हालांकि वह कभी एक महान संत था, फिर भी वह ऊर्जा प्रांत से बहुत परिचित नहीं था। संत मूल ब्रह्मांड एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है और कोई नहीं जानता था कि यह वास्तव में कितना बड़ा था। ऊर्जा प्रांत इसकी तुलना में एक छोटा क्षेत्र था। चलो अध्ययन कक्ष में चलते हैं। मेरे पिताजी स्काई सिटी के सिटी लॉर्ड हैं। उनके पास संत मूल ब्रह्मांड के बारे में कुछ इतिहास की किताबें होनी चाहिए। तलवार से अमृता के क्षेत्र की ओर जाने वाले द्वार को तोड़ने की मेरी कहानी बड़ी खबर है। स्काई सिटी सहित सभी को इसके बारे में सुनना चाहिए। मन ही मन सोचते हुए पार्थ अपने कमरे से बाहर निकला और अध्ययन कक्ष की ओर चलने लगा। साधारण लोगों को सिटी लॉर्ड के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वहां न केवल वे किताबें थीं जिन्हें वेदांत पढ़ना पसंद करते थे, बल्कि कुछ बुनियादी मार्शल आर्ट तकनीक भी वहां रखे गए थे। हालांकि पार्थ कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह सिटी लॉर्ड का बेटा था और वह सिटी लॉर्ड की हवेली के भीतर कहीं भी जा सकता था। पार्थ ने उन मार्शल आर्ट तकनीक पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह सीधे संत मूल ब्रह्मांड के बारे में एक इतिहास की किताब पर चला गया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसने जो इतिहास की पुस्तक पढ़ी थी, उसमें संत मूल ब्रह्मांड की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज थीं, जिसमें संक्षिप्त भौगोलिक जानकारी भी शामिल थी। पार्थ को अभी इसी की जरूरत थी। पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ते हुए पार्थ खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। पुस्तक का पहला पृष्ठ इतिहास के सबसे महान संत के बारे में था, जो 100 साल पहले अपनी तलवार से अमृता के क्षेत्र की ओर जाने वाले द्वार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से संत चट्टान पर उनकी मृत्यु हो गई। 100 साल पहले पार्थ ने अपने संत के खून की आखिरी बूंद का इस्तेमाल किया था और संत चट्टान पर मरने से पहले अमृता के क्षेत्र की ओर जाने वाले द्वार को तोड़ दिया था। उसके बाद क्या हुआ, यह अज्ञात है। इतिहास के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद 100 वर्षों के दौरान संत मूल ब्रह्मांड में बड़े परिवर्तन हुए थे। जब उन्होंने अमृता के क्षेत्र की ओर जाने वाले द्वारों को तोड़ दिया, तो अन्य सभी संत जो कई वर्षों से वहां रह रहे थे, उन्होंने द्वारों से गुजरने के अवसर का उपयोग किया और उनमें से कोई भी पीछे नहीं रहा। संतों के संरक्षण और प्रबंधन के अभाव के कारण ब्रह्मांड अराजकता में गिर गया था। राक्षस और शैतान हर जगह दिखाई दिए और विभिन्न परिवारों के बीच लड़ाई इतनी तीव्र हो गई कि कुछ प्राचीन परिवार भी पूरी तरह से नष्ट हो गए। प्राचीन परिवारों के नुकसान के साथ नए परिवारों का उदय हुआ। यह अफसोस की बात थी कि इस इतिहास की पुस्तक में दिव्य महाद्वीप के बारे में बहुत कम जानकारी थी और जो थोड़ी बहुत जानकारी दी गई थी वह अस्पष्ट था। पार्थ को प्रसिद्ध परिवारों या किसी महान योद्धा के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका। उसका युग चला गया था और उसके लिए यह एक नई शुरुआत थी। संत मूल ब्रह्मांड एक बड़े सीमाहीन क्षेत्र को कवर करता था। इसे 5 महाद्वीपों में विभाजित किया गया था। पूर्वी महाद्वीप, पश्चिम महाद्वीप, दक्षिण महाद्वीप, उत्तर महाद्वीप और सबसे समृद्ध दिव्य महाद्वीप। पार्थ पिछले जन्म में दिव्य महाद्वीप से था। स्काई सिटी ऊर्जा प्रांत के एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित था। पूर्वी महाद्वीप की तुलना में यह एक छोटा शहर था। शेष संत मूल ब्रह्मांड का तो कहना ही क्या। पूर्वी महाद्वीप में कुल 128 प्रांत थे। ऊर्जा प्रांत उनमें से एक था।
जहां तक रैंक का सवाल है, पुस्तक में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। पूर्वी महाद्वीप 128 प्रांत, मुझे अभी लंबा सफर तय करना है। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने किताब बंद की। पार्थ जानता था कि एक दिन वह फिर से दिव्य महाद्वीप में कदम रखेगा, जहां हर कोई जाने का सपना देखता है। यह उसका दूसरा जीवन था। वह फिर से महानतम बन जाएगा और अमृता के क्षेत्र में कदम रखेगा। खिड़की से बाहर देखते हुए पार्थ को एहसास हुआ कि आसमान में अंधेरा छाने लगा था। वह साधना और इतिहास की किताब पढ़ते समय इतना एकाग्र था कि वह समय का ध्यान ही भूल गया। पिताजी ने अंकल चंद्रवीर को भेजने के बाद मेरी तलाश नहीं की? आश्चर्यचकित भाव से मुस्कुराते हुए वह जानता था कि आज मुख्य हॉल में उसने जो कुछ किया, उसके बाद वेदांत उसे ढूंढने आएंगे। यह अजीब था कि वह उसे खोजने अभी तक नहीं आए थे। सच तो यह था कि वेदांत ने तुरंत आकर पार्थ को ढूंढा, लेकिन जब एक नौकरानी ने उन्हें बताया कि उनका बेटा अध्ययन कक्ष में चला गया है, तो वे चौंक गए। 15 वर्षों में यह पहली बार था कि पार्थ ने अध्ययन कक्ष में कदम रखा था। वेदांत इस तरह के सकारात्मक परिवर्तन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। अपनी मूल स्थिति से उठकर पार्थ का अगला काम अन्य से मिलना था। वह जानता था कि अन्य आर्य से शादी नहीं करेगा और राय परिवार में शादी नहीं करेगा। उसे इस बात का पूरा भरोसा था, क्योंकि वे दोनों जवान थे। यह बहुत सरल था। अगर उसे अन्य के साथ शरीर बदलना पड़े और उसे आत्महत्या या आर्य से शादी करने के बीच चयन करना पड़े, तो वह आत्महत्या करना पसंद करेगा। कल विवाह समारोह था और यदि उसका अनुमान सही था, तो अन्य आज रात उसे मारने की कोशिश करने आएगा। अन्य जैसे व्यक्ति के लिए उसकी कड़ी मेहनत और प्रयास सब बर्बाद हो जाने के बाद वह इसे आसानी से नहीं लेगा। वह पार्थ से नफरत करता था और वह सिटी लॉर्ड की हवेली में हर किसी से नफरत करता था। अपनी प्रतिभा के साथ वह सिटी लॉर्ड के परिवार को छोड़ने के बाद भी एक अच्छा जीवन जीने में सक्षम होगा। पार्थ अपने किसी भी दुश्मन को भागने नहीं देगा। वे भविष्य में उसके लिए एक संभावित खतरा बन जाएंगे। अध्ययन कक्ष से निकलकर पार्थ अन्य के घर की ओर चलने लगा। सिटी लॉर्ड के पालक पुत्र के रूप में अन्य का परिवार में उच्च स्थान था, इसलिए उसके पास अपना घर भी था, जिसके आसपास का वातावरण साधना के लिए अच्छा था। अन्य ने काला सूट पहन लिया था और वह चांदनी रात में अपने घर के परिसर में खड़ा था। उसके चेहरे पर उदासी थी और उसकी आंखें सांप की तरह हमला करने को तैयार थीं। पार्थ, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देर सवेर मैं अपना बदला लूंगा। एक दिन यह पूरी हवेली मेरी होगी। गुस्से से भरी आवाज में खुद से बात करते हुए और अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए अन्य का शरीर कांप रहा था, क्योंकि उसे पिछली घटनाएं याद आ रही थीं कि कैसे उसे एक दिन के लिए उस बदसूरत लड़की के साथ रहना पड़ा था। यह उसके शरीर और आत्मा दोनों के लिए यातना थी। उसने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि क्या होगा यदि वह वास्तव में आर्या से शादी कर ले और राय परिवार के साथ रहे। एक भी आदमी आर्या का सामना नहीं कर सकता था, कम से कम वह खुद नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अब जाना पड़ा। लेकिन कोई तो था जो उसे आसानी से जाने नहीं देगा। अरे भाई, रात हो गई है तो ऐसे कपड़े क्यों पहने हो जैसे बाहर जाना है? कल आपकी शादी है, आपको अब अच्छे से आराम कर लेना चाहिए। पार्थ अंदर आया और अन्य का अभिवादन किया। अन्य की आंखों में एक क्रूर भाव उभर आया जब उसने पार्थ को देखा। वह अपनी हत्या की मंशा को बाहर आने से नहीं रोक सका। पार्थ, तुमने मुझे क्यों फंसाया? अन्य ने कठोर आवाज में पूछा। उसी समय एक आदमी परिसर के बाहर खड़ा था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वेदांत था, जो अन्य की जांच करने आया था। वेदांत ने जब अन्य का सवाल सुना तो वह रुक गया, अपनी सांस रोककर परिसर के बाहर छिप गया। तुम्हें फंसाया? मेरे भाई, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे लगा कि राय परिवार में शादी करना वही है जो आप चाहते थे। मैं आपकी मदद कर रहा था। बस मिस आर्या के शरीर को देखो। यह हमें बताता है कि जब आप उनके परिवार में शादी करोगे तो आपको भोजन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, और आपको इसके लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए। पार्थ ने बिना किसी शर्म के गंभीर स्वर में कहा, बस मेरे सामने उस बदसूरत लड़की का जिक्र फिर से मत करना। कल तुमने मुझे इस शादी में तुम्हारी जगह लेने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उनके परिवार में शादी करने के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। पार्थ,
मैंने अब तक तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। अगर तुम सच में मुझे भगाना चाहते हो तो बस मुझे बता दो। ऐसा घिनौना तरीका अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। अन्नय की आंखों में घृणा भर गई। वह चाहता था कि वह पार्थ के शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा काट सके। अन्नय की बात सुनकर वेदांत असहाय महसूस कर रहा था और अन्नय के साथ जो हुआ उसके लिए उसे दुख हुआ। पार्थ इस मामले में बहुत आगे निकल गया था। मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, ठीक है, चलो सब कुछ उजागर करते हैं और अपने कर्ज का हिसाब लगाते हैं। पार्थ को महसूस हो गया कि उसके पिता परिसर के बाहर खड़े हैं, लेकिन अन्नय उसे महसूस नहीं कर सका क्योंकि उसकी इंद्रियां बहुत कमजोर थीं। अपना रवैया बदलते हुए पार्थ ने अन्नय को भागने का कोई मौका दिए बिना सब कुछ उजागर करने का फैसला किया। मैं तुमसे पूछता हूं अन्नय, तुमने दोनों भाइयों को मुझे अगवा करने, मुझे एक सुनसान इलाके में ले जाने और फिर मुझे मारकर मेरा खून पीने का आदेश दिया। क्या यह वही है जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने से तुम्हारा मतलब है? मेरे मरने के बाद मौर्य परिवार के पास जो कुछ भी है उसे कानूनी तौर पर तुम ही पाओगे। मेरे मरने के बाद मिस आर्या से शादी करने वाला व्यक्ति तुम ही होंगे। क्या यह वही है जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने से तुम्हारा मतलब है? क्या मैंने कुछ गलत कहा मेरे प्यारे भाई? पार्थ ने कहा, जैसे ही उसकी आंखों में क्रूर नजर अधिक से अधिक स्पष्ट होती गई। पार्थ की बात सुनकर वेदांत हैरान होकर परिसर के बाहर ही खड़ा रहा क्योंकि वह और अधिक जानना चाहता था। अन्य को अब अंततः समझ में आ गया कि पार्थ उसे क्यों फंसाना चाहता था, लेकिन वह अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि यह बेकार बेवकूफ अचानक एक चतुर व्यक्ति में कैसे बदल गया। दोनों भाई हमारे मौर्य परिवार के केवल गार्ड थे। उनमें अपने यंग मास्टर में से किसी एक को मारने की हिम्मत नहीं है। निम्न वर्ग के लोग होने के कारण उनके पास शुद्धिकरण की गोली प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। अनय, चूंकि तुम मिस आर्या से शादी करना चाहते थे, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से इसे पूरा करूंगा। आर्या को इतनी मानसल लड़की के रूप में देखकर मैं हैरान था। हाँ, यह वास्तव में मुझे खुश करता है। यदि तुम उनके परिवार में शादी करते हो जैसा कि मैंने योजना बनाई है, तो मैं इस तथ्य को उजागर नहीं करूंगा कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, क्योंकि जिस व्यक्ति से मैं नफरत करता हूं उसे दुखी देखना उस व्यक्ति को मारने से कहीं बेहतर है। बहुत बुरा है कि तुम यहां से भागना चाहते हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। पार्थ ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। न केवल अन्नय ने पार्थ में महान परिवर्तन को नोटिस किया, बल्कि वेदांत, जो परिसर के बाहर खड़ा था, भी आश्चर्यचकित था, जैसे कि यह पहली बार था जब वह पार्थ से मिला था। उसका यह बेटा बेवकूफ बनाने और कुछ भी उपयोगी नहीं करने के लिए जाना जाता था। कौन जान सकता था कि उसके पास इतनी महान क्षमता थी कि वह इस तरह की योजनाएं बना सकता था। उसके सभी हालिया कार्यों से पता चलता था कि वह वास्तव में कितना चालाक था। हाँ, पार्थ, तुमने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने चतुर होगे, लेकिन तुमने एक बेवकूफ़ी भरी बात की। अन्य की आंखों में हंसी के साथ हत्या का इरादा उभर आया। बेवकूफ़ी भरी बात? बताओ, कौन सी बेवकूफ़ी भरी बात? पार्थ ने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हें पता था कि मैं आज रात को भागने वाला हूं, फिर भी तुम अकेले आए। ऊर्जा आधार क्षेत्र के पहले स्तर पर होने के कारण तुम बस जल्दी से मरना चाह रहे हो। चूंकि मैं जा रहा हूं, मैं बस तुमसे छुटकारा पा लूंगा, और जब मैं भविष्य में कई महान उपलब्धियां प्राप्त कर लूंगा तो मैं इस सिटी लॉर्ड की हवेली में वापस आऊंगा और उस बेवकूफ बूढ़े आदमी वेदांत है को मार डालूंगा, जिससे तुम दोनों नरक में फिर से मिल सको। अन्य पार्थ को नीचे देख रहा था। उसके दिमाग में पार्थ एक चींटी के अलावा कुछ भी नहीं था जिसे वह आसानी से कुचल सकता था। पार्थ को मारने के बाद वह वहां से चला जाएगा और दूर एक जगह चला जाएगा। बकवास। मन ही मन कसम खाते हुए बाहर खड़ा वेदांत घर में घुसने के लिए तैयार था, लेकिन पार्थ की बात सुनकर वह तुरंत रुक गया। तुम मुझे नहीं मार सकते, पार्थ ने विश्वास के साथ कहा। सच में? हम एक दूसरे के इतने करीब खड़े हैं और तुम केवल ऊर्जा आधार क्षेत्र के पहले स्तर पर हो। मैं आसानी से तुम्हें मार सकता हूं, भले ही वेदांत यहां हो। अन्य हंसने लगा। वह इस मामले में वास्तव में आश्वस्त था। मुझे खेद है, लेकिन मैं अब ऊर्जा आधार क्षेत्र के पहले स्तर पर नहीं हूं,
बल्कि 9वें स्तर पर हूं। ऐसा कहते हुए पार्थ ने अपनी आभा जारी की। उसके शरीर से आध्यात्मिक शक्ति का एक शक्तिशाली बल निकला। यह बल इतना मजबूत था कि इसने अन्नय को एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। क्या? अन्नय हैरान रह गया और पार्थ को ऐसे देखने लगा जैसे वह कोई भूत हो। उसने अपने सबसे बुरे सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोचा था। परिसर के बाहर छिपे हुए वेदांत को पार्थ के परिवर्तन से आश्चर्य हुआ, लेकिन उसके आश्चर्य के बाद जो हुआ वह अत्यधिक खुशी थी। भगवान का शुक्र है, मेरा बेटा कोई बेकार बदमाश नहीं है, वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। धिक्कार है इस लड़के पर, वह मेरी नाक के नीचे से यह सब कैसे छिपा सकता है। उसने आंखों में आंसू भरकर सोचा। बेकार पार्थ हमेशा उसके दिल में एक घाव था, लेकिन अब पार्थ विपरीत में बदल गया था और 15 साल की उम्र में ऊर्जा आधार क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचकर साबित कर दिया कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। स्काई सिटी में किसी ने ऐसा नहीं किया था। पार्थ ने अन्नय के साथ जिस तरह से व्यवहार किया था, उससे उसने अपने चतुर, गहरे, सूक्ष्म दिमाग को भी चित्रित किया था। कोई भी 15 साल का बच्चा ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। असंभव, यह नहीं हो सकता। तुम 3 दिन पहले ऊर्जा आधार क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर थे। मुझे मत बताओ कि तुम इस समय अपनी असली ताकत छुपा रहे थे। लेकिन फिर भी ऊर्जा आधार क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक सामान्य व्यक्ति के पास इतनी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति नहीं हो सकती है। अन्नय ने हैरानी भरे भाव से कहा, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आती। अन्नय, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता था, लेकिन तुमने खुद ही सब बर्बाद कर दिया। अब चलो यह सब खत्म करते हैं। बिजली की गति से आगे बढ़ते हुए एक पल में पार्थ अन्नय के सामने आ गया और अपनी मजबूत हथेली से अन्नय की गर्दन को जकड़ लिया, जो स्टील के चिमटे की तरह लग रही थी। अपनी महान शक्ति के साथ अन्नय एक उंगली भी नहीं हिला सका। वेदांत चिल्लाया और दरवाजे से कूद गया। स्नैप! दुर्भाग्य से वह पार्थ से धीमा था। पार्थ ने अपनी मजबूत हथेली से अन्नय की गर्दन तोड़ दी और मर गया। आह पार्थ, तुमने उसे क्यों मारा? अन्नय के मृत शरीर को देखकर वेदांत ने आह भरी। इसके अलावा वह अभी भी सदमे में था, क्योंकि अन्नय पार्थ के समान स्तर का था। फिर भी पार्थ ने उसे एक ही वार में मार डाला। यह बहुत ही अविश्वसनीय था। पिताजी, क्या आप ऐसे व्यक्ति को मारने से असहमत हैं? अगर मैंने उसे अभी नहीं मारा तो वह बाद में हमारे लिए एक बड़ा खतरा बनकर लौट सकता है, पार्थ ने कहा। मैंने इतने सालों तक उसे पालने में अपनी मेहनत बर्बाद कर दी। उसने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। बेशक तुम्हें उसे मार देना चाहिए, लेकिन अब वह मर चुका है, तो कल आर्या से शादी कौन करेगा? हमारे परिवार और राय परिवार के बीच पहले से ही खराब संबंध हैं, अब यह और भी खराब हो जाएगा। चेहरे पर उदासी के भाव के साथ वह कह रहा था कि यही वह बात थी जिसकी उसे सबसे अधिक चिंता थी। पिताजी, भोले मत बनिए। आपको पता होना चाहिए कि एक पहाड़ पर 2 बाघ नहीं रह सकते। हमारे परिवार और राय परिवार के लिए स्काई सिटी में सद्भाव में रहना संभव नहीं है, और राय परिवार का वह बूढ़ा आदमी हमें कभी भी एक ही स्तर का नहीं समझेगा। उसने हमें दिन दहाड़े अपमानित भी किया, तो हम उनके साथ अच्छा व्यवहार क्यों करें? पार्थ ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। हमारा अपमान किया? वेदांत हैरान था। पिताजी, चंद्रवीर के चेहरे पर मासूमियत देखकर धोखा मत खाइए। वह किसी और की तुलना में अधिक चालाक है। आज की शादी में आर्या का दिखाई देना हमारे परिवार का अपमान है। हमारा परिवार स्काई सिटी में एक उच्च वर्ग का परिवार है, और अगर हमने उसे अपने परिवार में शादी करने दिया तो हम सभी के लिए हंसी का पात्र बन जाएंगे। हमारे परिवार की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। अगर हम अन्नय को उनके परिवार में शादी करने देंगे तो यह और भी बुरा होगा। अपनी आंखों में एक बुद्धिमान नजर के साथ बोलते हुए, वह बदसूरत लड़की हमारा अपमान करने का प्रतीक है। मुझे संदेह है कि वह लड़की चंद्रवीर की बेटी नहीं है। उनका परिवार स्काई सिटी में एक प्रसिद्ध परिवार है, इसलिए यदि उनकी एक बदसूरत बेटी थी तो कोई भी इसका उल्लेख क्यों नहीं करेगा। अगर शादी वास्तव में हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हमारे परिवार में शादी करती है या अन्नय ने उनके परिवार में शादी की। परिणाम वही होगा, हम सभी के लिए हंसी का पात्र बन जाएंगे। पार्थ के स्पष्टीकरण के बाद वेदांत को अचानक समझ आ गया।
उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसने कभी पार्थ की तरह नहीं सोचा था। अब उसे समझ आ गया। शुरू में वह दोनों परिवारों के बीच संबंध सुधारना चाहता था, लेकिन उसकी जानकारी के बिना उसे राय परिवार द्वारा लगभग अपमानित किया गया था। एक पहाड़ पर दो बाघ नहीं रह सकते। सिटी लॉर्ड का परिवार और राय परिवार एक साथ नहीं रह सकते। पार्थ, तुम कब से इतने चतुर हो गए? वेदांत ने अपने बेटे की ओर ऐसे देखा जैसे वे पहली बार मिले हों। पिताजी, मैं कभी मूर्ख व्यक्ति नहीं था, पार्थ ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। ओह, और पार्थ, तुमने अचानक इतने सारे स्तरों को कैसे पार कर लिया? वेदांत ने चेहरे पर हैरानी भरे भाव के साथ पूछा। पार्थ मुस्कुराया। वह जानता था कि वेदांत यह पूछेगा और उसने पहले से ही एक जवाब तैयार कर लिया था। पिताजी, जब दोनों भाइयों ने 3 दिन पहले मुझे मारने की कोशिश की थी, तो एक महान भटकने वाला योद्धा था जिसने मुझे बचाया था। न केवल उसने दोनों भाइयों को मार डाला, बल्कि उसने मेरे शरीर की स्थिति में भी सुधार किया। मेरे शरीर में सभी संचित गोलियां को अवशोषित करने में मेरी मदद की। मुझे ऊर्जा आधार क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने में मदद की। यह सब इसलिए है क्योंकि आप मुझे बहुत सारे महान गोलियां दे रहे हैं। यदि वे नहीं होते तो मैं वह नहीं होता जो मैं अभी हूं। हा हा, क्या मोड़ आया। मुझे आश्चर्य है कि वह महान योद्धा कौन है। यह अफसोस की बात है कि मुझे उससे मिलने का मौका नहीं मिला। वेदांत जोर से हंसा। अपने बेटे को महान बनते देखने से ज्यादा खुशी उसे और क्या हो सकती थी। पिताजी, राय परिवार के साथ हमारे रिश्ते सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी राय में केवल एक ही परिवार प्रभारी हो सकता है, और अगर चंद्रवीर हमारे साथ खेलना चाहता है तो हम खेलेंगे, पार्थ ने कहा। हां, हमें उनसे लड़ना चाहिए, वरना लोग सोचेंगे कि मैं उनसे डरता हूं। तो पार्थ, हमें कल के विवाह समारोह के बारे में क्या करना चाहिए? वेदांत ने पार्थ से पूछा। अगर यह अतीत होता तो वह पार्थ के साथ इस तरह के महत्वपूर्ण मामले पर कभी चर्चा नहीं करता, लेकिन चूंकि वह एक बेहतर व्यक्ति बन गया है, तो शायद उसके पास इस मुद्दे को हल करने के बारे में कुछ विचार है। कोई भी उनका अपमान कर सकता है जो अपमान करना शुरू करते हैं। अपने चेहरे पर एक क्रूर अभिव्यक्ति दिखाते हुए पार्थ ने कहा, आर्या के प्रकट होने के बाद से स्काई सिटी में हमारी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा है। अगर वे ऐसा चाहते हैं तो हमें अपना बदला लेना चाहिए और उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देना चाहिए। उन्हें स्काई सिटी में सभी के लिए हंसी का पात्र बनने दो। तुम्हारी योजना क्या है? एक रोशनी देखकर वेदांत को आश्चर्य हुआ कि उसके बेटे के मन में क्या है। सरल है। क्या वे कल अन्नय की शादी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं? चलो एक ताबूत बनाने के लिए किसी को ढूंढते हैं, पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। पार्थ के लिए एक दोस्त था और एक दुश्मन था। वह कभी भी अपने दुश्मन के साथ रहने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जो लोग उसके दुश्मन बन गए उनका कभी भी सुखद अंत नहीं होगा। अन्नय पहला था और राय परिवार दूसरा होगा। एक पहाड़ पर दो बाघों का कब्जा नहीं हो सकता। राय परिवार को स्काई सिटी से छुटकारा दिलाना पहली बड़ी उपलब्धि होगी जिसे वह अब हासिल करना चाहता था, क्योंकि उसका पुनर्जन्म हुआ था। स्काई सिटी के सिटी लॉर्ड के रूप में वेदांत कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अपने दिल की गहराई में वह हमेशा राय परिवार से छुटकारा पाना चाहता था। पार्थ उसकी एकमात्र उम्मीद था। एक बार बेकार मूर्ख एक बुद्धिमान व्यक्ति में बदल गया था, और इससे वह किसी और से ज्यादा खुश था। अगर पार्थ ने कहा कि वह यह करेगा तो वह इसे करेगा। कोई भी नहीं था जो उसे रोक सकता था। अगले दिन हर जगह रिबन और प्रकाश की सजावट दिखाई दे रही थी, और माहौल कल की तुलना में और भी अधिक जीवंत था। वेदांत और पार्थ को छोड़कर किसी और को नहीं पता था कि अन्नय मर चुका है। मौर्य परिवार के सभी गार्ड और नौकर कल जो कुछ उन्होंने देखा था उसे देखकर हंस रहे थे। जब उन्होंने अन्नय को आर्या के साथ हवेली में घूमते हुए देखा था, वे सभी आर्या की शक्ल देखकर आश्चर्यचकित थे। आपस में मजाक कर रहे थे कि सबसे बड़े यंग मास्टर ने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, अगर वह इतनी सुंदर लड़की से शादी कर सकता है। स्काई सिटी की सड़कों पर लंबे और मांसल चंद्रवीर अपनी बेटी के साथ घोड़ों पर सवार थे। उनके पीछे राय परिवार के कुछ युवा और सुंदर पुरुष थे। सभी अभिमानी दिख रहे थे। उनके पीछे 3 मील तक फैली एक लाइन चल रही थी।
लाइन के अंत में 8 लोगों द्वारा उठाई गई एक पालकी थी। लाइन सिटी लॉर्ड के हवेली की ओर बढ़ी और रास्ते में भारी भीड़ को आकर्षित किया। हे भगवान, क्या वह एक औरत है? क्या वह भगवान की ओर से एक मजाक है? उफ, मुझे उल्टी आने दो। मिस आर्या अपनी बदसूरत शक्ल के कारण आसमान को अचंभित कर सकती है और भूतों को रुला सकती है। मैंने सुना है कि सिटी लॉर्ड का सबसे बड़ा यंग मास्टर एक सुंदर और प्रतिभाशाली युवक है। क्या वह उस लड़की से शादी करने के बाद भी जीवित रहेगा? सिटी लॉर्ड अपने बेटे को आग के गड्ढे में धकेल रहे हैं। भीड़ एक दूसरे के बीच कानाफूसी कर रही थी और चुटकुले बना रही थी। जैसा कि पार्थ ने उम्मीद की थी, राय परिवार ने एक लंबी लाइन करके सिटी लॉर्ड के परिवार को अपमानित करने की योजना बनाया था, ताकि शहर में हर किसी को बदसूरत लड़की के साथ विवाह के बारे में पता चल सके। सिटी लॉर्ड का परिवार वास्तव में हंसी का पात्र बन गया था। सिटी लॉर्ड की हवेली के बाहर भीड़ जमा थी। हवेली के सामने वेदांत और पार्थ ने लंबी लाइन को अपनी ओर आते देखा। प्रतिक्रिया में दोनों के चेहरों पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। आप यह देख रहे हैं पिताजी, एक साधारण शादी के लिए इतनी लंबी लाइन लाकर चंद्रवीर न केवल हमें हंसी का पात्र बनाना चाहता है, बल्कि वह हमें दबाना भी चाहता है, पार्थ ने कहा। हम देखते हैं बाद में कौन हंसी का पात्र बनता है, वेदांत ने जवाब दिया। हाँ हाँ भाई वेदांत, मैं दूल्हे को लेने आया हूं। क्या उसने खुद को तैयार कर लिया है? चंद्रवीर ने ऊंची आवाज में कहा। और जब उसने दूल्हे को बुलाओ कहा तो वह और भी ऊंची आवाज में चिल्लाया, बेशक मेरा बेटा तैयार है। पार्थ, जाओ अपने बड़े भाई को बुलाओ। वेदांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कृपया रुकिए अंकल चंद्रवीर, मैं अपने भाई को अभी यहां बुलाता हूं। अपनी मुट्ठियां बांधकर और चंद्रवीर की ओर थोड़ा झुककर पार्थ मुड़ा और चला गया। लाल वस्त्र पहने चंद्रवीर खुश दिख रहा था, जबकि फीनिक्स मुकुट और वस्त्र के ऊपर लाल दुपट्टा पहने आर्या के चेहरे पर शर्मीली अभिव्यक्ति थी। कोई भी उसके चेहरे को देखने के बाद 3 दिनों तक खाना बंद कर देगा। ज्यादातर लोग उसके चेहरे पर दूसरी बार देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। कुछ ही क्षणों बाद सिटी लॉर्ड के महल से एक जोरदार आवाज आई, जब पार्थ एक विशाल काले ताबूत को कंधे पर उठाए सामने के दरवाजे की ओर बढ़ा। टकराना! पार्थ ने ताबूत को दरवाजे के सामने ऐसे फेंका जैसे कि यह कोई खास बात न हो, जिससे बहुत बड़ी आवाज हुई। ताबूत का अगला हिस्सा लाइन की ओर था और उस पर 2 बड़ा शब्द स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। मरा हुआ भीड़ उस ताबूत को देख रही थी जो वहां नहीं होना चाहिए था, और अचानक वे सभी शांत हो गए। वे क्या कर रहे थे? शादी समारोह के दौरान ताबूत लाना, यह बहुत अशुभ था। सिटी लॉर्ड क्या सोच रहे थे? चंद्रवीर की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसने वेदांत को देखा और जोर से पूछा, भाई वेदांत, इसका क्या मतलब है? मुझे खेद है, मेरे भाई की कल बीमारी के कारण मृत्यु हो गई, इसलिए मिस आर्या केवल मेरे भाई के शव से ही शादी कर सकती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह प्रस्तुत करने योग्य है, मैंने किसी से उसके लिए यह ताबूत बनाने को कहा। ओह, और निश्चित रूप से उसने वहां दूल्हे का सूट पहना हुआ है, पार्थ ने ऊंची आवाज में कहा, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि सभी लोग उसे स्पष्ट रूप से सुन सकें। क्या? भीड़ तुरंत शोर से फट गई। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। राय परिवार दूल्हे को लेने आया था, लेकिन इसके बजाय उन्हें एक मृत शरीर का स्वागत किया गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य वास्तव में मृत था या जीवित था, क्योंकि यह उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने का एक स्पष्ट कृत्य था। विशेषकर जब राय परिवार इतनी बड़ी लाइन में आया था, तो एक ताबूत ही उनकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देगा। वेदांत, तुम अपना मजाक बहुत आगे ले जा रहे हो। चंद्रवीर अब अपना गुस्सा नहीं रोक सका। अंकल चंद्रवीर राय परिवार से हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम मजाक कर रहे हैं? आप यहां दूल्हे को लेने आए थे, लेकिन आपने कभी उसके जीवित या मृत होने के बारे में कुछ नहीं बताया। पार्थ की बात सुनकर आसपास के लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके मुंह से खून निकल रहा हो। यह किस तरह का स्पष्टीकरण था? वेदांत, तुम और तुम्हारा बेटा मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अन्य एक 9वें स्तर का ऊर्जा आधार क्षेत्र का मास्टर है। वह कल जीवित था, उसके लिए इतनी जल्दी मरने का कोई रास्ता नहीं है, चंद्रवीर ने ठंडे स्वर में कहा। ताबूत में जो शव है वह अन्य का है,
और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इसे खोलकर खुद ही जांच सकते हैं। आखिरकार वह आपके परिवार के सदस्यों में से एक है। उदासीनता से बोलते हुए पार्थ ने अपना दोस्ताना लहजा बनाए रखा, जबकि वेदांत चुप रहा और अपने बेटे को सब कुछ संभालने दिया। वेदांत अपने बेटे के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। चंद्रवीर जैसे व्यक्ति का सामना करना और फिर भी सामान्य रूप से बात करने में सक्षम होना, यहां तक कि उसके साथ बहस करना, ऐसा कुछ नहीं था जो एक साधारण आदमी कर सकता था। किसी को पता होना चाहिए कि चंद्रवीर और वेदांत एक ही स्तर पर थे, ऊर्जा सागर क्षेत्र के शिखर पर। अरे, हम यहां दूल्हे को लेने आए थे, लेकिन सिटी लॉर्ड ने हमें एक ताबूत दे दिया। यह हमारा अपमान है, राय परिवार का एक युवक जोर से गाली दे रहा था। हाँ, ठीक कहा मेरे दोस्त। जिस बारे में बात कर रहा हूं वह तुम्हारा परिवार है, जिसने सबसे पहले हमारे परिवार का अपमान किया। सब लोग अच्छी तरह से देखो, इस आर्या के चेहरे को देखो। क्या इस तरह तुम हमारे परिवार के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाओगे? मैं यहां सभी पुरुषों से पूछना चाहता हूं, अगर मैं इस बदसूरत लड़की को तुम्हें दे दूं और तुमसे कहूं कि तुम उससे शादी करो, वो भी मुफ्त में, क्या तुम में से कोई अपमानित महसूस करेगा? जो लोग उससे शादी करने को तैयार हैं वे अभी आगे आए। जैसा कि पार्थ ने कहा, वह जोर से हंसा। उसने दिन के उजाले में सब कुछ उजागर कर दिया। उन्हें दुश्मन के प्रति उदार होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सुनकर वहां मौजूद हर आदमी के चेहरे हरे हो गए। अरे, मैं इस बदसूरत लड़की से शादी करने के बजाय खुद को मार डालूंगा। राय परिवार एक बड़ा परिवार था, लेकिन उन्होंने सिटी लॉर्ड के परिवार के साथ इतनी बदसूरत लड़की की शादी तय कर दी। यह स्पष्ट रूप से सिटी लॉर्ड के परिवार का अपमान था। इसके अलावा मुझे इस बात पर भी बहुत संदेह है कि यह बदसूरत लड़की वास्तव में उनकी बेटी है या नहीं। पार्थ ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा। बहुत बढ़िया, तुम्हारी जबान बहुत तीखी है। लोगों ने मुझे बताया कि पार्थ स्काई सिटी में एक बेकार मूर्ख है, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि तुम्हारा दिमाग इतना गहरा और सूक्ष्म है। वेदांत, मैं आज जो हुआ उसे याद रखूंगा। अब से मेरा परिवार और तुम्हारा परिवार दुश्मन है। चंद्रवीर गुस्से से उबल रहा था, क्योंकि उसने पार्थ को अलग तरह से देखना शुरू कर दिया था। चंद्रवीर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए वह अब जानता था कि पार्थ ने अन्य को उनके परिवार में शादी करने का सुझाव दिया था, और आज जो कुछ भी हुआ था वह सब पार्थ द्वारा योजनाबद्ध था। उन्होंने राय परिवार को सबसे कठोर तरीके से अपमानित किया था। इतनी कम उम्र में पार्थ ने यह सब हासिल कर लिया था। चंद्रवीर अपने दिल में पार्थ की थोड़ी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। अच्छा, मुझे परवाह नहीं कि हम दुश्मन हैं या नहीं, लेकिन अंकल चंद्रवीर, कृपया मेरे भाई को भी साथ ले जाइए, और इस ताबूत की कीमत मुझे देना मत भूलना। मैंने खुद इसका भुगतान किया है और यह काफी महंगा था, पार्थ ने ऊंची आवाज में कहा। यह सुनकर कुछ लोग जो अपने घोड़ों पर सवार थे लगभग जमीन पर गिर पड़े। यह बच्चा वास्तव में बहुत ही घृणित था। मौर्य परिवार के सभी सदस्य अपने यंग मास्टर के प्रदर्शन से दंग रह गए। ऐसा लगा जैसे वह उनके लिए एक अजनबी था। जिस बेकार मूर्ख को वे सभी जानते थे, उसमें कभी भी चंद्रवीर पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं होगी। और सबसे बड़े यंग मास्टर की अचानक मृत्यु क्यों हो गई? क्या इसलिए कि वह मिस आर्या से शादी नहीं करना चाहते थे? लेकिन अब इनमें से किसी का भी कोई महत्व नहीं था। वास्तव में यंग मास्टर ही एकमात्र व्यक्ति था जिसकी सिटी लॉर्ड को परवाह थी। बहुत बेशर्म, बहुत नीच, बहुत प्रतिभाशाली मौर्य परिवार के यंग मास्टर ने राय परिवार की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया था। राय परिवार की एक बार लंबी लाइन अब स्काई सिटी का हंसी का पात्र बन गई थी। अच्छा, बहुत अच्छा। वेदांत, तुम और तुम्हारा बेटा बस इंतजार करो। बहुत जल्द तुम्हारा परिवार इस शहर में रहने में असमर्थ हो जाएगा। चलो चलें। चंद्रवीर इस समय बेहद गुस्से में था। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन आज एक युवक ने उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा कर दिया था। यह न केवल उसकी प्रतिष्ठा का सवाल था, बल्कि उसे दिन दहाड़े अपमानित भी किया गया था। घोड़े को लात मारते हुए वह जल्दी में चला गया। चंद्रवीर अब यहां नहीं रहना चाहता था, और वह लाइन के साथ रहने में बहुत शर्मिंदा था। पार्थ, एक सच्चा नायक कभी भी ऐसे घृणित तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेगा। यदि तुमने अकेले लड़ने की हिम्मत की तो मैं
रहमान, तुम्हें तब तक हराऊंगा जब तक तुम्हारे पिता तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। एक युवक ने अपने घोड़े से उतरते हुए पार्थ की ओर उंगली दिखाते हुए कहा। रहमान राय परिवार का एक प्रतिभाशाली युवक था और हालांकि चंद्रवीर अभी अभी चला गया था, वह उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए यदि वह पार्थ से लड़ सकता है और जीत सकता है तो वे कम से कम कुछ सम्मान वापस पा लेंगे, क्योंकि इससे उन्हें पता चल जाएगा कि राय परिवार के प्रतिभाशाली लोग मौर्य परिवार के इस मूर्ख से कहीं बेहतर थे। यह सही है पार्थ, क्या तुम चुनौती स्वीकार करने का साहस रखते हो? राय परिवार के एक अन्य युवक ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ चिल्लाया। पार्थ एक बेकार मूर्ख था और हर कोई इस तथ्य को जानता था। हालांकि उसने अपने घृणित तरीकों से राय परिवार को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा कर दिया था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि राय परिवार का कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से हरा सकता है। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, मैं खुशी से तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं बिना किसी फायदे के नहीं लड़ूंगा। हमारे पास शर्त लगाने के लिए कुछ होना चाहिए। पार्थ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। यहां तक कि वेदांत, जो उसके बगल में खड़ा था, हंसने लगा। पार्थ के असली ताकत के बारे में उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। अन्य जैसे 9वें स्तर के ऊर्जा सागर क्षेत्र मास्टर पार्थ के सामने कुछ भी नहीं था, और यह रहमान केवल 8वें स्तर के ऊर्जा सागर क्षेत्र पर था। उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। ठीक है, तुम किस पर दांव लगाना चाहते हो? रहमान को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि पार्थ चुनौती स्वीकार करने को तैयार है। हम इस ताबूत के साथ शर्त लगाएंगे। अगर मैं हार गया तो मैं इस ताबूत को 3 दिनों के लिए सिटी लॉर्ड की हवेली के सामने के दरवाजे पर लटका दूंगा। अगर तुम हार गए तो मैं चाहता हूं कि तुम इस ताबूत को अपनी पालकी के साथ वापस ले जाओ जो तुम यहां लाए हो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो राय परिवार के तुम सभी लोग कमीने हो। पार्थ जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला। वेदांत ने चुपके से अंगूठा दिखाया। पार्थ ऐसा करके वास्तव में क्रूर था। यहां बहुत सारे लोग थे, इसलिए रहमान शर्त को पूरा करने से इनकार नहीं कर सका। हालांकि अगर वे वास्तव में पालकी के साथ ताबूत को वापस ले जाते हैं तो वे निश्चित रूप से शहर में सबसे बड़ी हंसी का पात्र बन जाएंगे। दूसरी ओर अगर वे ऐसा करने से इनकार करते हैं तो वे कमीने होने की बात स्वीकार करेंगे। परिणाम चाहे जो भी हो, उनका और अधिक अपमान ही होगा। वेदांत को नहीं लगता था कि पार्थ ने कुछ भी बुरा किया है। चूंकि दोनों परिवार दुश्मन थे, इसलिए उन्हें उदार होने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, यह शर्त मंजूर है, रहमान ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसने यह भी स्पष्ट रूप से नहीं सुना कि शर्त किस बारे में थी। उसके दिमाग में पार्थ से लड़ना एक चींटी को कुचलने जैसा था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शर्त क्या थी। भाई रहमान, शर्त थोड़ी बड़ी लगती है, क्या हमें इस पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? एक युवक आगे आया और रहमान के कान में फुसफुसाकर बोला। चिंता मत करो, यह मूर्ख सिर्फ एक स्तर ऊर्जा सागर क्षेत्र में है। उससे लड़ना एक मरे हुए कुत्ते को पीटने जैसा है। बस इंतजार करो और देखो कि वह सिटी लॉर्ड की हवेली के सामने ताबूत को कैसे लटकाएगा। रहमान ने पार्थ को एक गंभीर प्रतिद्वंद्वी भी नहीं माना। इस घटना को देखकर भीड़ ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि चंद्रवीर के चले जाने के बाद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन अब दोनों परिवारों के युवकों ने लड़ाई शुरू कर दी और उनका दांव अपने परिवारों की प्रतिष्ठा थी। दोनों पक्ष आश्वस्त दिख रहे थे, लेकिन लोगों ने पार्थ पर सबसे अधिक ध्यान दिया, यह सोचकर कि यह बेकार मूर्ख रहमान के खिलाफ कैसे लड़ने जा रहा था, जो कि 8वें स्तर का ऊर्जा सागर क्षेत्र का योद्धा था।